अब आगे शालीमार क्लब। अधीरा उन्नति को लेकर क्लब आई हुई थी। जब अधीरा के कुछ फ्रेंड्स वहां आ गए और अधीरा को देखते हुए बोले, इतना वक्त लगता है आने में, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। जिस पर अधीरा उस लड़की को देखते हुए बोली, ओह मैं आ गया ना, और देखो मैं अपने साथ अपने भाभी को भी लाई हूँ। ये कहते हुए अधीरा ने उन्नति की तरफ इशारा किया, जिसे देखते हुए सभी ने उसे हेलो कहा, तो उन्नति ने भी उन्हें मुस्कुराकर जवाब दिया। जिसके बाद अधीरा का एक दोस्त उसे देखते हुए बोला, अधीरा हमें नहीं मिलवाएगी अपनी भाभी से? मैंने पकड़ कर रखा है क्या भाभी को, बोल दे तू भी हेलो। अधीरा ने सीधा सा जवाब दिया, जिसे सुनकर उस लड़के का मुंह बन गया। तो अधीरा उस लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए उन्नति से बोली, भाभी ये रौनक है, मेरा खास मित्र। जिसे सुनकर उन्नति रौनक से बोली, हेलो मेरा नाम उन्नति है। आई नो उन्नति प्रजापति, आपके ब्रो मेरे भैया के दोस्त है, मैंने आपको उनके काफ़ी सारे फंक्शन में देखा था, रौनक ने जवाब दिया। जिस पर उन्नति थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। तो रौनक फिर से बोला, लेकिन एक हफ्ते पहले तो न्यूज़ आई थी, आपका मेजर कार एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन आप तो बिल्कुल ठीक हो। रौनक की बात सुन अधीरा उसके पीठ पर भूंसा मारते हुए बोली, अरे तुझे क्या लेना देना, और न्यूज़ में तो कुछ भी बताते हैं। उस दिन न्यूज़ में आ रहा था पति ने पत्नी के लिए आइसक्रीम नहीं लिया तो पत्नी ने चूहे की दवाई खाकर की आत्महत्या। अब क्या कोई बेवकूफ़ ऐसा करेगा। रौनक अधीरा के मारने पर अपने पीठ को सहलाते हुए बोला, डायन। जिसे सुन अधीरा रौनक को मारने के लिए आगे बढ़ी तो उसकी दोस्त काया उसे पकड़ते हुए बोली, अब बस कर, तेरी हरकतें लड़कियों की कम लड़कों के ज़्यादा लगते हैं। अधीरा काया की बात सुन रौनक को घूरते हुए बोली, देख मेरी भाभी से सिर की तरह और सवाल पूछा न तो तेरी मुझ काट दूंगा मैं। अधीरा के धमकी पर रौनक उसे घूरते हुए दूसरी तरफ चला गया और चुपके से उन्नति की तस्वीर खींच किसी को भेज दी। अधीरा जाते हुए रौनक को घूरने के बाद काया से बोली, पार्टी के लिए आए हैं ना, तो चलो यहाँ सत्संग क्यों करने चाहते हो तुम लोग। अधीरा की बात पर सबने अपना सर हिला दिया और बार काउंटर पर चले आए। अधीरा अपने अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही थी और उन्नति उसे देख रही थी। जब रौनक उन्नति के पास आकर उसके कान में धीरे से बोला, वेल शादी कर लिया आपने, वो भी मुंबई के जाने माने बिजनेस से, तो क्या आरव भैया को इस बारे में पता है, क्योंकि उन्हें तो लगता है सारी प्रॉपर्टी मरते मरते तुम आप खा गई। रौनक की बात सुन उन्नति से घूरते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम। रौनक उन्नति की बात सुन एक घिनौनी मुस्कान लिए अधीरा की तरफ इशारा करते हुए बोला, बहुत अच्छी लगती है मुझे, लेकिन साली अपने भैया के दम में भाव ही नहीं देती, इसलिए तुम मदद करो। रौनक की बात सुन उन्नति एक नज़र अधीरा की तरफ देखने के बाद अपने सैंडल रौनक को दिखाते हुए बोली, ये दिख रहा है, गाल पर इतनी कसकर मारूंगी कि किसी को पसंद को क्या, कोई लड़की तेरे मुंह पर थूकेगी भी नहीं। उन्नति की बात सुन रौनक गुस्से से उसे देखते हुए बोला, बहुत भारी पड़ सकता है तुम्हारे लिए ये धमकी। अरे चल निकल, तेरे जैसे रोडछाप रोमियो बहुत देखे हैं हमने, अग्नि को अगर इस बारे में बताया ना तुम्हारी सारी गर्मी उतार देगा वो, उन्नति ने बिना किसी खौफ के कहा। जिसे सुन रौनक अपना सर हिलाते हुए बोला, ठीक है, अब देखते हैं कौन किसके मुंह पर नहीं थूकता। ये कहकर रौनक वहां से बार काउंटर की तरफ चला गया। जिसे जाता हुआ एक नज़र देख उन्नति ने इग्नोर कर दिया और अधीरा की तरफ देखने लगी। जब पीछे से किसी ने उन्नति के कंधे पर हाथ रखा, जिसे महसूस कर उन्नति ने सर घुमाकर देखा तो पाया वहां पर अग्नि के ही हमउम्र का एक लड़का खड़ा उन्नति को घूर रहा था। जिसे देख उन्नति की आंखें बड़ी हो गई और वो उस लड़के को जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने लगी, वो लड़का उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोला, चलो। इतना कहकर वो उसे घसीटते हुए ले जाने लगा। जिसे अधीरा ने देख लिया और उनके पीछे बाहर आए और उन्नति को आवाज लगाते हुए बोली, भाभी। ये कहते हुए अधीरा उनकी तरफ बढ़ी तो रौनक वहां आकर बोला, वो उसका भाई है आरव प्रजापति। रौनक की बात सुन अधीरा उसे हैरानी से देखते हुए बोला, और उसे कैसे पता चला कि भाभी यहाँ हैं। मैंने बताया, रौनक ने जवाब दिया। जिसे सुन अधीरा उसके गाल पर एक झन्नाटेदार तमाचा रसीद कर बोली, यू बास्टर्ड, हाउ डरे यू। अधीरा के थप्पड़ मारने पर रौनक उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए बोला, चल बताता हूं तुझे। ये कहते हुए रौनक ने सीटी बजाई तो वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी, जिसके अंदर रौनक ने अधीरा को धकेला और वो भी चढ़ गया। फिर उनकी गाड़ी वहां से चली गई। होटल ताज प्राइवेट लॉन्च। अग्नि नकुल के साथ आया हुआ था। जब वो अग्नि की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, बॉस, वो मैडम ने कई बार कॉल किया है लेकिन हमने नहीं उठाया, मुझे लगता है एक बार कॉल करके बात कर लेनी चाहिए। नकुल की बात सुन अग्नि अपना सर हिलाते हुए अमृता को कॉल कर दिया तो दूसरी तरफ से अमृता कॉल अटेंड करते हुए बोली, अभी क्यों कॉल किया है। अमृता की आवाज़ में एक नाराज़गी को महसूस कर अग्नि गहरी सांस भरते हुए बोला, ओह मेरी गलती है माँ, तो आपने कॉल किया था बट मैं नहीं आया तो आप समझ गई होंगी कि मैं उसे अपने साथ नहीं लाना चाहता था। अग्नि की बात सुन अमृता चिल होकर बोली, तुम नहीं आए तो मत आओ ना, मैंने उन्नति को घूमने बाहर भेज दिया अधीरा के साथ। ये सुनकर अग्नि हैरान होते हुए बोला, व्हाट,
जिस पर अमृता थोड़ी कानफुज होते हुए बोली, क्या हुआ, तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो। अमृता की बात को इग्नोर कर अग्नि बोला, वो दोनों कहाँ गए हैं। जिसके जवाब में अमृता अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, मुझे नहीं पता, वो लोग कहीं पार्टी करने वाली बात कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या है। अमृता की बात सुन अग्नि गहरी सांस भरते हुए बोला, औक, मैं सब कुछ देख लूंगा, आप दिन कर लेना, अभी रख रहा हूँ। इतना कहकर अग्नि ने कॉल कट कर दिया और सीधा अरण्य को कॉल किया, जिस पर कुछ रिंग के बाद अरण्य कॉल अटेंड करते हुए बोला, जब बोला तब तो लेकर नहीं गए, अब देखो बोर हुए तो तुम्हें मेरी याद आई ना। अग्नि अरण्य की बात को इग्नोर करते हुए बोली, अरण्य तुझे पता है अधीरा कौन से क्लब जाती है, क्योंकि मैंने सुना था तुम दोनों अक्सर बाहर जाते थे। अग्नि के सवाल पर अरण्य अपना सर हिलाते हुए बोला, हाँ, लेकिन तेरी बहन बहुत अनोइंग है, इसलिए मैं उसके साथ कहीं नहीं जाता, और हम शालीमार क्लब जाते थे, लेकिन हुआ क्या है। जिस पर अग्नि कॉल रखते हुए बोला, कुछ नहीं बाए। जिसे सुन अरण्य जल्दी से बोला, अरे, मेरे पास क्लब का विप पास है, कोई भी काम चुटकी में करवा सकता हूँ, बात क्या ही ये तो बता। अरण्य की बात पर अग्नि कुछ पल चुप रहकर बोला, बात कुछ नहीं है, बस मैंने शादी कर ली है और मेरी बहन एक मुसीबत के साथ घूम रही है, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हूँ। अग्नि की बात सुन अरण्य थोड़ा कन्फ्यूज होते हुए बोला, तू अपनी वाइफ को मुसीबत कह रहा है या तुझे अपनी बहन की फिक्र है। अग्नि अरण्य के सवाल पर अपने दांत पीसते हुए बोला, चल क्लब चलते हैं, मैं वहां पहुंच रहा हूं, तू भी आ जा। इतना कहकर अग्नि ने कॉल कट कर दिया और नकुल की तरफ देखते हुए बोला, मैं मिस्टर एल्फ को गुड बाय कहकर आता हूं, फिर यहां से निकालते हैं और तुम मेरे बॉडीगार्ड को शालीमार क्लब भेजो राइट नाउ। ये कहकर अग्नि मिस्टर एल्फ की तरफ चला गया, जिसे जाता हुआ देख नकुल बॉडीगार्ड को कॉल कर उसे क्लब जाने को कह दिया। प्रजापति मैंशन। उन्नति चुपचाप सोफे पर बैठी हुई थी और उसके पिता उत्तम प्रजापति उसे घूरे जा रहे थे, फिर उसके सामने आकर बिना किसी हेजिटेट के उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिए, जिसके साथ ही उन्नति का चेहरा एक तरफ झुक गया और उन्नति ने अपने गाल पर हाथ रख लिया। जब उन्नति की मां उर्मिला प्रजापति ने ये देखा उसका मुंह बन गया। ऐसा नहीं था कहीं वो सौतेली थी, लेकिन वो आरव से ज्यादा प्यार करती थी और उत्तम ने पहली बार उन्नति पर हाथ उठाया था, वरना वो उनकी लाडली बेटी थी। उन्नति को थप्पड़ मारने के बाद उत्तम गुस्से से उसे घुरते हुए बोले, तुम कहाँ थी, मैंने तुम्हें कॉल किया था उस साल, लेकिन तुम आ रही हो कहकर गायब हो गई। उत्तम की बात सुन उन्नति आंखों में नमी लिए उन्हें देखते हुए बोली, आपने मेरी बात सुनी नहीं बल्कि सीधा मुझे थप्पड़ मारा, जिससे पता चलता है कि मैं सिर्फ इस घर के लिए एटीएम कार्ड हूँ। उन्नति की बात सुन उत्तम गुस्से से बोले, क्या कहा तुमने, तुम कहना चाहती हो हम तुमसे प्यार नहीं करते। जब हमें उस एक्सीडेंट की खबर मिली, तुम्हें पता है हमारी क्या हालत थी, और अब हम तुम पर गुस्सा भी नहीं कर सकते कि तुम जिंदा हो, इसी शहर में हो, लेकिन तुमने एक बार ना हमें कॉल किया, ना बताया कि तुम किस हालत में थी, और यहाँ पर नखरे कर रही हो। उन्नति उत्तम की बात सुनकर बोली, मेरी किडनैपिंग हुई थी डैड, उस अग्नि सिंह राठौर ने मुझे कैद करके रखा था और आप मुझे संभालने के बजाय मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। उन्नति की बात सुन अब तक शांत बैठा आरव बोला, ओह, तो एक किडनैपर ने तुम्हें ये फैशनेबल लाइफ दिया राइट। हम क्या तुम्हें बेवकूफ़ दिखते हैं, कोई भी किडनैपर अपने शिकार को इतनी आज़ादी नहीं देता, जो तुमने कपड़े पहने हैं उन्हें देखकर कोई भी कहेगा कि ये लाखों के हैं। आरव की बात सुन उत्तम उन्नति को घूरने लगे, जिसे देख उन्नति जल्दी से अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, बिलीव मी डैड, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे सच में उस बस बहुत हो गया तुम्हारा, और कितने झूठ बोलोगी तुम उन्नति, बहुत हो गया तुम्हारा, अब आर्यमान से तुम्हारी शादी होकर रहेगी, उत्तम ने गुस्से में कहा। जिसे सुनकर उन्नति घबरा गई और जल्दी से बोली, नो डैड प्लीज़ मुझ पर यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। जिसे इग्नोर कर उत्तम वहां पर खड़ी नैनी से बोले, इसे लेकर जाओ यहाँ से, और ख्याल रहे जब तक हम नहीं कहे ये कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। इतना कहकर उत्तम अपने स्टडी रूम की तरफ चले गए, जिनके जाने के बाद आरव उन्नति के सामने आ मुस्कुराते हुए बोला, सोसे सब अपने हब्बी से मिलने की तैयारी करो और मैं तुम्हारी विदाई की। आरव की बात पर उन्नति अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, प्लीज ब्रो लिसन टू मी, ये सही नहीं है, अग्नि बहुत बुरा है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। आरव उन्नति की बात सुन उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं उस बुरे आदमी से निपट लूंगा, तुम बस आर्यमान से मिलने की तैयारी करो, बाय। इतना कहकर आरव वहां से बाहर की तरफ जाने लगा, जिसे देख उर्मिला उसे रोकते हुए बोली, अरे, रात के इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो। जिसके जवाब में आरव जाते हुए बोला, मेरा एक काम रह गया है मॉम, बस उसे ही करने जा रहा हूँ, डोंट वरी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। इतना कहकर आरव बाहर की तरफ चला गया, जिसे जाते हुए देखने के बाद उन्नति उर्मिला की तरफ देखने लगी, तो उर्मिला उसे इग्नोर कर कमरे की तरफ चली गई। जिसे जाता हुआ देख उन्नति के आंखों में आंसू आ गए, वो इस वक्त अमृता को कितना मिस कर रही थी, ये वो लफ्जों में नहीं बता सकती थी। जिसे रोता हुआ देख नैनी उसके पास आकर बोली, अनी बेटा चलो। जिसे सुनकर उन्नति बिना उनकी बात का कोई जवाब दिए दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई, उसका फ़ोन ही उसके पास नहीं था।
इधर अग्नि अरण्य के साथ क्लब पहुंच चुका था। जब वो लोग वहां पहुंचे तो वहां पर बहुत ज्यादा शोर था, क्योंकि वहां पर अरण्य और अग्नि दोनों के गार्ड्स पहुंच चुके थे। जब अरण्य की नज़र काया पर गई, वो उसके पास आकर बोला, हे अधीरा कहाँ है? अरण्य के सवाल पर काया घबरा गई, जिसे देख अरण्य सख्ती से बोला, मैंने पूछा अधीरा और उन्नति कहाँ है? जिसके जवाब में काया जल्दी से बोली, हम सभी यहाँ पर पार्टी करने आए थे, लेकिन बीच में ही एक आदमी आया और उन्नति को अपने साथ ले गया। जिसे देख अधीरा भी उसके पीछे गई और रौनक भी, और वो तीनों अभी तक वापस नहीं आए। काया की बात सुन अग्नि उसे देखते हुए बोला, हु इज रौनक? वो हम लोगों का ही दोस्त है, लेकिन वो अधीरा के ज़्यादा क्लोज है, इसलिए शायद वो दोनों उन्नति को ढूंढने गए हैं। काया ने जवाब दिया। जिसे सुन अग्नि अपने फ़ोन उसे दिखाते हुए बोला, ओ रियली? लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा, ना अधीरा का ना उन्नति का, तो तुम लोग बताओ वो कहाँ गए? अग्नि की बात सुन काया उसे अपने फ़ोन को दिखाते हुए बोली, आप रौनक के नंबर पर ट्राई करो, शायद अधीरा का फ़ोन नहीं लग रहा लेकिन रौनक का लग जाए। ये कहते हुए काया ने अग्नि को रौनक का नंबर दिया। जिसे देखते हुए अरण्य अग्नि से बोला, मेरे ख्याल से हमें उन्नति भाभी के बारे में पता लगाना चाहिए। जिसे सुनकर अग्नि अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, मुझे अधीरा चाहिए, मैं जानता हूँ उन्नति को उसका भाई लेकर गया है और वो बिल्कुल सेफ है। अग्नि की बात सुन अरण्य उसे कंफ्यूजन में देखते हुए बोला, लेकिन तुम्हें कैसे पता? जिसके जवाब में अग्नि ने उसे अपना दूसरा फ़ोन दिखा दिया, जिसमें उन्नति की लोकेशन चल रही थी, क्योंकि अग्नि ने उन्नति के फ़ोन के लोकेशन को ट्रैक कर लिया था, जो उन्नति के पास तो बिल्कुल नहीं था। जिसे देखते हुए अरण्य ने अपना सर हिला दिया, जिस पर अग्नि बोला, सिक्योरिटी रूम कहाँ है? अग्नि के सवाल पर अरण्य अपने कंधे चढ़ाते हुए बोला, आई डोंट नो। जिसे इग्नोर कर अग्नि ने अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए और सीधा मैनेजर से मिला, जो अग्नि को बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि अग्नि की बियर फैक्ट्री से ही उन्हें उनका माल मिलता था, इसलिए वो तुरंत अग्नि को सिक्योरिटी रूम की तरफ ले गया। जहां जाते हुए अरण्य अग्नि से बोला, क्या बात है यार, तू तो मुझसे भी ज़्यादा कनेक्शन बनाकर रखता है। लेकिन अग्नि ने अरण्य की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके जहां में क्या चल रहा था वो तो बस वही बता सकता था। जब वो लोग सिक्योरिटी रूम में पहुंचे तो अग्नि वहां पर बैठे आदमी से बोला, मुझे बाहर का 1 घंटे पहले वाला फुटेज देखना है। जिसे सुनकर वो आदमी अपना सर हिला अग्नि को फुटेज दिखाने लगा, और जब उन लोगों की नज़र फुटेज पर गई, अग्नि की आंखें डार्क हो गई और अरण्य घबराई हुई आंखों से अग्नि की तरफ देखने लगा। अग्नि फुटेज को देखते हुए उस आदमी से बोला, जूम करो। जिसे सुन उसने वही किया जो अग्नि ने उसे करने को कहा। अग्नि की आंखें आग की तरह उबल रही थी। वो अपना हाथ टेबल पर मारते हुए सिक्योरिटी रूम से निकल गया, जिसके पीछे अरण्य भी भगा। अग्नि क्लब से बाहर आया और सीधा अपनी गाड़ी में बैठ गया। जिसे देख अरण्य उसे रोकते हुए बोला, अग्नि गुस्से से कुछ नहीं होगा, हमें कानून की मदद लेनी होगी। अरण्य की बात पर अग्नि उसे देख तिरछा मुस्कुरा कर बोला, अग्नि का कानून वो खुद है, और जिसने मेरी बहन पर अपनी गंदी नज़र डाली है उसे जेल में डालकर मुफ्त के रोटी नहीं तोड़वाना। इतना कहकर अग्नि ने नकुल की तरफ देखा, जिस पर नकुल अपना सर हिला दिया और सीधा कार ड्राइव करने लगा। जिसे देख अरण्य बस उन्हें रोकने की कोशिश करता रह गया, जिस पर अग्नि ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया, जिसके कॉल को अटेंड करते हुए दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो यंग मास्टर। जिसे सुन अग्नि सपाट लहजे में बोला, कबीर, मैं तुम्हें एक नंबर भेज रहा हूँ, उस नंबर के ओनर का नाम रौनक ग्रोवर है, मुझे उसकी लाश चाहिए। जिसे सुनकर दूसरी तरफ से कबीर बोला, काम तो हो जाएगा, लेकिन मुझे जानना था गलती क्या है। कबीर के सवाल पर अग्नि अपनी मुट्ठी मजबूती से कसते हुए बोला, उसने मेरी अनमोल चीज़ पर हाथ लगाए हैं। जिस पर कबीर दूसरी तरफ से बोला, 1 घंटे के अंदर वो आपके सामने हाजिर होगा, आप उसे अपने हाथों से सजा दे सकते हो। इतना कहकर कबीर ने कॉल कट कर दिया और अग्नि नकुल की तरफ देखते हुए बोला, मुझे अधीरा चाहिए, नकुल। अग्नि की बात सुन नकुल थोड़ा सा घबराते हुए बोला, वो मिल जाएंगी बॉस, डोंट वरी। इसी तरह रात गहरी होने लगी। अग्नि के लोग हर जगह फैले हुए थे, यहाँ तक कि अरण्य ने अपनी तरफ से पुलिस को भी कार्यवाही में लगा दिया था। जब पूरी रात इसी तरह बीत गई और सुबह के 10 बजे अग्नि ब्रिज के ऊपर अपनी गाड़ी रोके खड़ा स्मोक कर रहा था, जब उसका फ़ोन बजने लगा, उसने अपनी फ़ोन की तरफ देखा, लेकिन कॉल अटेंड नहीं किया। कुछ देर घंटी बजती रही और कॉल कट हुआ तो नाम शो हो रहा था, माँ। जब एक बार फिर अग्नि के फ़ोन की रिंग बजी, उसने देखा कबीर नाम शो हो रहा था। जिसे देख अग्नि तुरंत कॉल अटेंड करते हुए फ़ोन कान में लगाकर बोला, पता चला। जिस पर दूसरी तरफ से अरण्य बोला, वो सारे लोग पुलिस कस्टडी में है और तुम हॉस्पिटल आ जाओ। अरण्य की बात सुनकर अग्नि की मुट्ठी कस गई और वो बिना कुछ बोले कॉल कट कर सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गया। सुबह का वक्त, कोलकाता। विख्यात का फार्म हाउस। विख्यात की नींद नीचे से आ रहे आवाज़ के कारण खुली। वो बिस्तर से उठा और सीधा वॉशरूम के अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो नहा धोकर फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आया और शॉर्ट्स पहनते हुए वॉच की तरफ देखा, जिसमें सुबह के 5 बजे बज रहे थे। जिसे देखते हुए विख्यात सीधा नीचे की तरफ चला आया
तो पाया नीचे हर तरफ अंधेरा था, लेकिन किचन में लाइट जल रही थी, जिस कारण विख्यात अंदर आया तो देखा निष्ठा वहां पर खड़ी हुई थी। जिसे देख विख्यात पीछे से बोला, क्या चोरी कर रही हो? विख्यात की आवाज़ सुन निष्ठा एकदम से घबराकर पीछे मोड़ते हुए बोली, नहीं सर। निष्ठा की बात पर विख्यात अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, इस टाइम पर यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर निष्ठा जल्दी से बोली, मुझे भूख लगी थी सर, बस इसलिए। तुम चोरी करने चली आई? विख्यात ने निष्ठा की बात को बीच में काटकर कहा। तारांकन, क्या होने वाला है आगे इस कहानी में? क्या हुआ अधीरा के साथ और क्या करेगा अग्नि रौनक और उसके दोस्तों के साथ, और क्या हो जाएगा उन्नति की शादी किसी और से? कैसे विख्यात और निष्ठा के बीच इस भेदभाव को तोड़ा जाएगा? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, कमेंट करके बताना मत भूलना आज का चैप्टर कैसा लगा। सुबह का वक्त, विख्यात का फार्म हाउस। विख्यात की बात सुन निष्ठा जल्दी से अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, नहीं सर, मैं कोई चोरी करने नहीं आई थी, बल्कि मुझे भूख लगी थी, मैं बस इसलिए खाना खा रही थी। जिसे सुन विख्यात अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, अच्छा तो तुमने रात में डिनर नहीं किया था? नहीं, मैंने डिनर किया था, लेकिन मुझे भूख लग गई इसलिए मैं आई, निष्ठा ने सफाई दी। विख्यात निष्ठा की बात पर टाइम की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें बनाना आता है? जिस पर निष्ठा विख्यात को देखने लगी तो विख्यात अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, क्या घूर क्या रही हो? पूछा, क्या तुम्हें कुछ बनाना आता है? जी हाँ, आप क्या खाना चाहते हैं? निष्ठा ने पूछा। जिसके जवाब में विख्यात कुछ पल सोचने के बाद बोला, मेरी डाइट के अकॉर्डिंग अब तुम सोच लो कि तुम क्या बना सकती हो, और हाँ, मुझे चिपचिपे गंदे हाथ नहीं पसंद। विख्यात की बात पर निष्ठा ने अपना सिर हिला दिया तो विख्यात उसे एक नज़र देखने के बाद वहां से निकाल गार्डन की तरफ चला गया। कुछ देर बाद निष्ठा अपने हाथों में खाने का ट्रे पकड़े इधर उधर देखने लगी, जब गार्डन से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। जिसे सुनकर निष्ठा चुपचाप गार्डन में चली आई तो विख्यात फूलों के साइड रखे चेयर्स पर बैठा हुआ था, जहां पर आकर निष्ठा ट्रे कॉफी टेबल पर रखते हुए विख्यात से बोली, आपके लिए प्रोटीन और विटामिन से भरा हुआ नाश्ता। निष्ठा की बात सुन विख्यात ने पूरी टेबल पर सरसरी नजर डाली और निष्ठा की तरफ देखते हुए बोला, और तुम? जिस पर निष्ठा अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, अब मुझे भूख नहीं लगी है। निष्ठा की बात सुन विख्यात उसकी तरफ एक नज़र देखने के बाद एक फ्राइड एग उठाकर निष्ठा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, वैसे तो मैं अपनी चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करता, लेकिन तुम भूखी थी इसलिए। जिसे सुनकर निष्ठा हल्का सा मुस्कुराते हुए उसके हाथ से एग लेकर खड़ी खाने लगी तो विख्यात उसे कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला, बैठकर खाना चाहिए। विख्यात की बात पर निष्ठा सिर हिला उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई तो विख्यात चुपचाप खाने लगा और निष्ठा धीरे धीरे अंडे को खाते हुए विख्यात को देखने लगी। विख्यात निष्ठा की नज़र को खुद पर महसूस करते हुए बोला, मुझे खुद को ज़्यादा घूरने वाले लोग नहीं पसंद, मैं इरिटेट हो जाता हूँ। विख्यात की बात पर निष्ठा ने जल्दी से अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली तो विख्यात अपनी नज़रें उठाकर निष्ठा की साइड पोस्चर को देखते हुए बोला, तुम साइड पोस्चर से ज़्यादा सेक्सी लगती हो। विख्यात की अचानक बात को सुन निष्ठा चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी और बोली, जी। जिस पर विख्यात अपना सिर हिलाते हुए बोला, नथिंग। इतना कहकर वो फिर से अपना नाश्ता करने लगा। धूप निकल रही थी, जिस कारण वहां पर उजाला हो रहा था और वो जगह बेहद खूबसूरत लग रही थी। निष्ठा सारी जगह को देखते हुए एक गहरी सांस भरने लगी तो विख्यात बीच में बोला, स्टॉप डूइंग दिस। जिसे सुन निष्ठा चुपचाप खड़ी होकर पुल को देखते हुए घूमने लगी तो विख्यात उससे बोला, तुम चाहो तो स्विमिंग कर सकती हो, लेकिन तब जब यहाँ कोई ना हो और तब जब मैं कहूँ। विख्यात की बात पर निष्ठा सर घुमाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मुझे स्विमिंग करना नहीं आता सर। निष्ठा की बात पर विख्यात अपना सिर हिला दिया और कुर्सी से खड़ा होते हुए बोला, टेबल साफ करो। जिसे सुन निष्ठा जल्दी से टेबल के पास आई तो देखा सारे प्लेट खाली हो चुके थे। जिसे देख निष्ठा हैरानी से विख्यात को देखते हुए मन में बोली, पेट है या खाने की कोठी? विख्यात निष्ठा की नज़र को खुद पर महसूस कर आईब्रो चढ़ाकर उसे देखने लगा तो निष्ठा चुपचाप सारे नाश्ते का टेबल साफ कर अंदर की तरफ चली गई। जिसके जाने के बाद विख्यात डकार लेते हुए बोला, अच्छा था। इज इट ट्रू सर, शी कुक्ड बेटर दैन द शेफ? पीछे से जोसेफ ने पूछा। जिसकी आवाज़ सुन विख्यात एकदम से मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा तो जोसेफ भी थोड़ा घबराकर 2 कदम पीछे हो गया। विख्यात जोसेफ की बात सुन उसे इग्नोर कर वहां से जाने लगा तो जोसेफ उसके पीछे आते हुए बोला, कल रात को मिस्टर धनराज ने मुझे फ़ोन किया था, आपके बारे में पूछ रहे थे कि आप ज़्यादा देर तक गुस्सा तो नहीं रहे। जोसेफ की बात पर विख्यात होठों पर तिरछी मुस्कान लेते हुए बोला, क्या बह है, नाटक करना कोई मिस्टर सुमित धनराज से सीखें। विख्यात की बात सुन जोसेफ अपना गला साफ करते हुए बोला, आम आम सर। जिसे सुन विख्यात उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या? जिस पर जोसेफ पीछे की तरफ इशारा करते हुए बोला, आपके पीछे। ये सुन विख्यात ने सिर घुमा कर देखा जहां निष्ठा हाथों में पानी का बोतल पकड़े खड़ी हुई थी। जिसे देखते हुए विख्यात उसे इग्नोर कर जोसेफ से बोला, उसे देख रखा है मैंने और कितना देखूं? सर, मैं आपको देखने के लिए नहीं कह रहा,
लेकिन एक लड़की के सामने गाली देना अच्छा मैनर्स नहीं होता, जोसेफ ने कहा, जिसे इग्नोर करते हुए विख्यात वहीं पर एक्सरसाइज करने लगा, जिसे देखते हुए जोसेफ अपना सर नहीं में हिलाकर अंदर की तरफ चला गया। मुंबई लाइफ केयर हॉस्पिटल। अधीरा के हाथों पर खरोचे जाने के निशान थे और वो बेहोश पड़ी हुई थी। अग्नि उसके वार्ड के बाहर खड़ा अधीरा को देख रहा था, जिसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान थे। जिसे देखते हुए अग्नि वहां खड़े अरण्य की तरफ देखते हुए बोला, मॉम और डैड को मत बताना। जब वहां पर विधांत और अमृता भागे हुए चले आए, जिन्हें देखकर अग्नि बुरी तरीके से अरण्य को घूरने लगा, तो अरण्य अपनी नजरें चुराते हुए बोला, उन्हें राइट है और मैं उन्हें बताना चाहता था। जिसे सुन अग्नि उसे सामने से धकेल अमृता के सामने आ गया, तो अमृत उसकी तरफ घबराई हुई आंखों से देखते हुए बोली, कहाँ है अधीरा और क्या हुआ है उसे। जिस पर अग्नि अमृता को गले लगाते हुए बोला, शी इज ऑल राइट मॉम, आप पैनिक होना बंद करो। अग्नि की बात पर अमृता उसे खुद से दूर करते हुए बोली, लेकिन मुझे उससे मिलना है, कल रात से गायब है मेरी बच्ची, वो फ़ोन भी नहीं उठा रही थी और ना ही उन्नति कॉल उठा रही थी, कहाँ है वो। अमृता की आवाज़ में एक गुस्से को महसूस कर अग्नि उसे वार्ड की तरफ इशारा करते हुए बोला, अंदर है। लेकिन डॉक्टर ने। अभी वो कह रहा था जब अमृता बिना उसकी बात सुने दरवाजा खोलते हुए अंदर चली गई। जिसे जाता हुआ देख अग्नि ने एक गहरी सांस भरी तो विधांत अग्नि को देखते हुए बोले, क्या हुआ है उसके साथ, मेरी अधीरा ठीक है ना। विधांत की आवाज़ पर अग्नि उनकी तरफ देखते हुए बोला, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा डैड। अग्नि की बात सुन विधांत ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ अग्नि के गाल पर जड़ दिया और उसके कॉलर को कसकर पकड़ते हुए बोले, जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से और तब तक वापस मत आना जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं। ये कहते हुए विधांत ने अग्नि को खुद से दूर धकेल दिया तो अरण्य आकर अग्नि को पकड़ते हुए विधांत से बोला, अंकल आप अग्नि की बात। तुम चुप रहो, सब इसके कारण हो रहा है, इसकी बेवजह की जिद के कारण हो रहा है। हमारी अधीरा जो हर वक्त हर किसी को छेड़ती रहती थी, आज वो बिस्तर पर खामोश लेटी हुई है, सिर्फ इसके कारण, विधांत ने गुस्से में कहा। अग्नि विधांत की बात को सुनते हुए चुप हो गया और वहां से जाने लगा तो अरण्य उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, अग्नि यार। जिस पर अग्नि अरण्य के हाथ को अपने हाथ से छुड़ाते हुए चुपचाप वहां से आगे की तरफ चला गया, जिसे देखकर विधांत पीछे से चिल्लाकर बोले, तुम वापस चले जाओ और तब तक वापस मत आना जब तक मैं तुमसे ना कहूं। इतना कहकर विधांत अधीरा के वार्ड के अंदर चले गए, जिनके जाने के बाद अरण्य जल्दी से अग्नि के पीछे भागा। जब अरण्य बाहर आया तब उसकी नज़र अग्नि और कबीर पर गई, जिन्हें देखते हुए अरण्य उनके पास आकर बोला, यार अग्नि तुम अंकल की बात को सीरियस मत लो, अभी वो गुस्से में थे। अग्नि अरण्य की बात सुन स्मोक करते हुए व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, मैं सच में मनहूस हूं उनके लिए, और मेरे लिए सबसे बड़ी मनहूस है वो उन्नति प्रजापति, जो जब से मेरी जिंदगी में आई है मुझे सिर्फ दुख के बदलने घेरा है। ये कहते हुए अग्नि के चेहरे पर दुनिया जहां की नफरत और गुस्सा नजर आ रहा था, जिसे देखते हुए कबीर अग्नि से बोला, रौनक ग्रोवर। उसके और भी कुछ दोस्त थे, सभी पुलिस कस्टडी में है। कबीर की बात पर अग्नि उसे देखते हुए गुस्से से बोला, तुमसे कहा था ना पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना है, अगर मुझे पुलिस को इन्वॉल्व करना ही था तो तुम्हें क्यों बुलाया मैंने। अग्नि की बात सुन कबीर अरण्य की तरफ देखने लगा तो अग्नि उसकी नज़रों का पीछा करते हुए अरण्य के कॉलर को कसकर पकड़कर बोला, यू ब्लडी बास्टर्ड, हु द हेल आर यू एंड हाउ डरे यू टू ब्रेक माई ऑर्डर्स। अरण्य अग्नि के गुस्से को देखते हुए डर कर बोला, आई एम सॉरी, मुझे लगा कि तुम्हारे पास दिमाग भी है सोचने के लिए, मैं क्या तुम्हें बेवकूफ़ नजर आता हूँ, अग्नि ने गुस्से से कहा। जिस पर अरण्य अग्नि को खुद से दूर धकेलते हुए बोला, अगर आज पुलिस नहीं होती तो कबीर भी उन्हें नहीं ढूंढ पाता, इसलिए मुझ पर गुस्सा करना बंद करो। अरण्य की बात पर अग्नि उसे अपनी जलती आंखों से देखने के बाद कबीर की तरफ देखते हुए बोला, उन पर किए गए सारे इल्जाम वापस ले लो, छुड़वा दो उन्हें जेल से। कबीर अग्नि की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए आगे की तरफ चला गया, जिसे जाता हुआ देख अरण्य अग्नि से बोला, अग्नि ऐसा मत करो। अग्नि अरण्य की बात को इग्नोर कर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। जब उनकी गाड़ी वहां से आगे की तरफ बढ़ गई और अरण्य बस उन्हें जाता हुआ देखता रह गया। प्रजापति मैंशन। उन्नति को तैयार किया जा रहा था और वो चुपचाप बैठी हुई थी जब आरव कुरकुरे खाते हुए वहां आ पहुंचा और उन्नति की तरफ देखते हुए उसके सोफे पर आराम से बैठते हुए बोला, नॉट बैड सिस, यू आर एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। जिसे सुनकर उन्नति उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन आप बड़े बदसूरत और दोगले हो। उन्नति की बात पर आरव मुस्कुराते हुए बोला, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, तुमने हर बार की तरह अच्छी कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि आर्यमन की फैमिली आ चुकी है। उन्नति आरव की बात सुन ब्यूटिशियन को खुद से दूर कर कुर्सी से खड़ी हो उसके सामने आते हुए बोली, ब्रो मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अग्नि इज अ वेरी डेंजरस पर्सन, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। आरव उन्नति की बात सुनकर उसे एक नज़र देखने के बाद फिर से कुरकुरे खाते हुए बोला, क्या सच में तुम्हारा अग्नि तुम्हारे लिए इतना पजेसिव है तो अभी तक आया क्यों नहीं तुम्हें लेने। अगर वो तुम्हें इतना ही प्यार करता है तो अभी तक उसने अपने दर्शन क्यों नहीं दिए, जबकि सुबह के ऑलरेडी 11 बज चुके हैं।
उन्नति आरव की बात पर अपनी मुट्ठी करते हुए गुस्से से बोली, आपको समझ नहीं आ रही है मेरी बात, मैंने कहा। लेकिन बीच में ही आरव उसके मुंह पर कुरकुरे का पैकेट फेंकते हुए उठकर खड़ा होकर बोला, मुझे नहीं समझ आ रही और मुझे समझना भी नहीं है, मैं तुम्हें लेने आया था, सो चलो नीचे। इतना कहकर आरव उन्नति के हाथ को पकड़ उसे खींचते हुए वहां से नीचे की तरफ ले आया। जब उन्नति नीचे आई तब उसकी नज़र एक हैंडसम से लड़के पर गई जो उसे ही देख रहा था। लेकिन उन्नति उससे नजरें फेरते हुए उत्तम जी की तरफ देखने लगी, जिसे देखकर उत्तम जी ने खिसियानी मुस्कान के साथ कहा, उन्नति देखो आर्यमन अपनी फैमिली के साथ आया है। उत्तम जी की बात सुन उन्नति चुपचाप आर्यमन के सामने वाले कुर्सी पर बैठ गई तो आर्यमन के फादर उन्नति को देखते हुए बोले, हेलो उन्नति, तुम्हें तो बचपन से देखा है मैंने, अब काफी सुंदर हो गई हो। उन्नति उनकी बात सुनकर बिना कोई जवाब दिए उत्तम जी को कुछ कहने लगी तो वो उसे आंखें दिखाते हुए चुप रहने का इशारा करने लगे। जब आर्यमन की मदर उन्नति की तरफ देखते हुए बोली, वैसे कुछ दिन पहले न्यूज़ में खबर आ रही थी कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन तुम तो बिल्कुल तंदुरुस्त लग रही हो। उन्नति उनकी बात सुनकर बोली, मैं कुछ दिनों के लिए अपने पसंदीदा घर में थी, अपने पसंदीदा लोगों के साथ, वहाँ इतना प्यार मिला मुझे कि मैं हल्की सी मोटी हो गई। उन्नति की बात सुनकर प्रजापति फैमिली उसे घूरने लगी तो उन्नति उन लोगों को इग्नोर करते हुए कुर्सी से उठकर खड़ी होते हुए बोली, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मुझे फोर्स किया जा रहा है। उन्नति की बात पर आर्यमन उसे देखते हुए बोला, उन्नति, जिसकी बात को बीच में कट उन्नति उसे देखते हुए बोली, आर्य, मैंने हमेशा से तुम्हें अपना बड़ा भाई समझा, लेकिन मैं तुम्हें कभी उसे नज़र से नहीं देखा और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, मुझे सोचकर ही गंदा लग रहा है। उन्नति की बात पर आर्यमन हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, बट आई लाइक यू, अभी से नहीं बचपन से तुम्हें पसंद करता हूं मैं। उन्नति आर्यमन की बात पर गुस्से भरी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी जब वहां पर ढेर सारे ब्लैक बॉडीगार्ड्स कॉस्ट्यूम में लोग आकर लिविंग हॉल में फैल गए, जिन्हें देखते हुए सभी लोग सोफे से उठकर खड़े हो गए और उन्नति उन बॉडीगार्ड के यूनिफॉर्म में लगे लोगों को देखते हुए वो उन्हें पहचान गई कि वो लोग राठौर फैमिली के बॉडीगार्ड थे। उन बॉडीगार्ड्स को देखते हुए उन्नति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब सिगरेट पीते हुए अग्नि नकुल के साथ अंदर आया, उसके साथ में अरण्य भी था। जब अरण्य की नज़र उन्नति पर गई उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वही उन्नति अग्नि को चमकती आंखों से देख रही थी और वो जल्दी से अग्नि के पास आकर उसके सीने से लगाते हुए बोली, इतना वक्त लगता है आने में, तुम्हें पता है ये लोग जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं इस आर्यमन के साथ। अग्नि जो कि लगातार आरव को घूरे जा रहा था, उन्नति की बात सुन उसे खुद से दूर धकेल दिया तो उन्नति हैरानी से उसे देखने लगी, जिसकी नज़र को इग्नोर कर अग्नि आरव के सामने आकर अपना गन निकाल उसके माथे पर पॉइंट करते हुए बोला, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। अग्नि की बात सुन आरव बिना किसी भाव के उसे देखते हुए बोला, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे इस गन से डर जाऊंगा और मैंने क्या किया है तुम्हारी बहन के साथ, कौन है तुम्हारी बहन? अग्नि आरव की बात पर गन के पिछले वाले हिस्से से उसके मुंह पर एक घूंसा जड़ दिया, जिससे आरव के गाल पर एक गहरा कट का निशान हो गया और उसके गाल से खून बहने लगा, जिसे देखकर उर्मिला जल्दी से आरव के पास आकर अग्नि को दूर करते हुए बोली, ये क्या गंदी हरकत है तुम्हारी, घर वालों ने तमीज नहीं दी और तुम मेरे बेटे को मार कैसे रहे हो? अग्नि उर्मिला की बात सुन अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए उसे आरव के सामने से झटक कर बोला, आई डोंट केयर हू द हेल आर यू। अग्नि की हरकत पर आरव उसे मारने के लिए आगे बढ़ा तो अरण्य उसे पर गन पॉइंट करते हुए बोला, एक कदम और तुम्हारी खोपड़ी तुम्हारे धड़ से अलग। जिसे सुनकर आरव के कदम रुक गए और वो गुस्से भरी आंखों से अग्नि को देखने लगा, जिसे देखते हुए अग्नि जोर से बोला, कबीर, उसे अंदर लेकर आओ। अग्नि की आवाज़ सुनकर कबीर अपने साथ रौनक को लेकर अंदर आया। उसकी हालत बहुत खराब थी, उसके शरीर के जगह जगह से खून निकल रहा था और उसका चेहरा मार के कारण बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था। रौनक को देखकर आरव के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए, जिन्हें देख अग्नि होठों पर तिरछी मुस्कान लेते हुए बोला, लगता है बिछड़ा यार मिल गया है ना। जिसे सुनकर आर्यमन अग्नि को साइड करते हुए कबीर के पास आकर बोला, छोड़ो मेरे भाई को। कबीर आर्यमन की बात सुन अपनी बंदूक रौनक के गले पर रखते हुए बोला, दूर रहो यहाँ से। जिसे एक नज़र देख अग्नि आरव पर गन पॉइंट करते हुए बोला, तुम्हारा राम नाम सत्य करके रहूंगा। अग्नि की हरकत पर उत्तम जी उसके पास आकर उसे आरव से दूर करते हुए बोले, मेरे ही घर में आकर तुम। शट अप मिस्टर प्रजापति, वरना रहने के लिए आपके सर के ऊपर छत भी नहीं रहेगी, अग्नि ने उत्तम जी की बात को बीच में काट कर कहा। जिसे सुनकर उत्तम जी गुस्से से बोले, तुम। लेकिन अग्नि उन्हें साइड कर आरव पर गोली चलाने लगा तो उन्नति जल्दी से उसके पास आ उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, अग्नि, ये क्या कर रहे हो तुम? जिसे अग्नि खुद से दूर धकेलते हुए बोला, डोंट टच मी। उन्नति अग्नि की बात पर उसके पास आते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मेरे ब्रो ऐसा नहीं कर सकते। उन्नति की बात पर अग्नि आरव के पास आकर अपने हाथ में पकड़े लाइटर का एक बटन प्रेस करता है तो वो लाइटर के बैक साइड में एक छोटी सी नाइफ निकल आती है।
जिससे वो आरव के शर्ट को पकड़कर पूरी तरीके से फाड़ देता है। तो आरव के पीठ पर खरोच के निशान थे और उसके गले पर भी काफ़ी सारे खरोच के निशान थे, जिसे देखते हुए सभी हैरान रह गए और उन्नति की आंखों में आंसू भर आए और वो आरव के पास जाकर उसके कंधे को कसकर पकड़ते हुए बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हो भाई। आरव उन्नति की बात पर उसके हाथ को अपने कंधे से हटाते हुए बोला, ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है और मैंने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया है। वो बात अलग है कि मैंने इन लोगों को करने से रोका भी नहीं है। और ये जो खरोच के निशान है ये उस चीज़ के नहीं है। मैं कल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। तुम्हें यकीन ना हो तो मैं तुम्हें होटल के बुकिंग डिटेल्स भी दिखा सकता हूँ कि कितने देर से लेकर कितनी देर तक मैं वहाँ पर था। ये कहते हुए आरव ने घूरकर रौनक की तरफ देखा और उसके पास आकर उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोला, मैं वहाँ गया ही नहीं था और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इन सब में घसीटने की। रौनक आरव की बात सुन डरते हुए आर्यमन की तरफ देखकर बोला, ब्रो। जिसके साथ ही गन शॉट की आवाज़ आए और रौनक की लाश वहीं पर गिर गई। सब लोगों ने उसे तरफ देखा तो अग्नि के गन से धुआं निकल रहा था और उसी ने रौनक को गोली मारी थी। तारांकन, क्या होने वाला है आगे इस कहानी में? निष्ठा और विख्यात के रिलेशन के बीच की दूरी क्या रंग लाएगी? और अधीरा के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या इसके बाद अग्नि और उन्नति के रास्ते अलग हो जाएंगे? क्या अग्नि उन्नति के भाई को मार डालेगा? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। कमेंट करके बताना मत भूलना आज का चैप्टर कैसा लगा। लाइक, कमेंट, रिव्यू और शेयर करना मत भूलना, फिर मैं डेली चैप्टर दूंगी। अब आगे। दोपहर का वक्त, मुंबई, प्रजापति मैंशन। अग्नि के गोली मारते ही वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन्नति फटी आंखों से अग्नि को देखने लगी जब उन्हें किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुन उन्नति ने उस तरफ देखा जहां रौनक का मां बेहोश हो गई। ये देख उन्नति जल्दी से सर्वेंट से बोली, आंटी को संभालो और कमरे में ले जाओ। जिसे सुनकर 2 सर्वेंट वहां आए और उन्हें संभालते हुए लेकर चली गई। जब आर्यमन अपने भाई की लाश देख गुस्से और नफरत से भर गया और अग्नि के कॉलर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो अग्नि उस पर अपनी गन तानते हुए बोला, इसके बगल में तुझे भी सुला दूं। अग्नि की बात सुन आर्यमन गुस्से से चिल्लाया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके साथ ही एक बार फिर गन शॉट की आवाज आई, जिसे सुन सभी घबरा गए। तो अग्नि ने आर्यमन के बगल में गोली चलाई थी, जिस कारण गोली सीधा दीवार पर लगी थी। उन्नति अग्नि की हरकत को देखते हुए उसके पास आते हुए बोली, अग्नि, भाड़ में जाओ तुम। अग्नि ने बीच में कहा। जिसे सुन उन्नति गुस्से से बोली, अधीरा के साथ जो भी हुआ उसका अफसोस मुझे भी है, लेकिन तुम्हारे इस तरह से लोगों को मारने पर सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। उन्नति की बात सुन अग्नि उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हुए बोला, तुम होती कौन हो मेरी बहन पर अफसोस जताने वाली? और तुमने अभी मौत देखा कहाँ है? अभी बाकी है। इतना कहकर अग्नि ने आरव के सीने पर गोली चला दी, जिसे देख उन्नति की आंखें बड़ी हो गई और वो अग्नि के हाथ को पकड़ते हुए बोली, अग्नि पागलपन मत करो, वो मेरे भैया है, ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर अग्नि उन्नति को खुद से दूर करते हुए बोला, हु आर यू, जो मैं तुम्हारे बात को सुनूं? उन्नति अग्नि की बात सुन फटी आंखों से उसे देखते हुए बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? अग्नि उन्नति की बात सुन उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, तुम अपनी पूरी जिंदगी अग्नि सिंह राठौर की छोड़ी हुई औरत बनकर रहोगी, समझी? जिसे सुन उन्नति स्तब्ध रह गई और उसके आंखों से आंसू आगे लगे, जिन्हें इग्नोर कर अग्नि आरव की तरफ बढ़ा तो उत्तम जी अग्नि को कंधे से पकड़ पीछे खींच एक झन्नाटेदार थप्पड़ अग्नि के गाल पर जड़ दिए और उसे दूर धकेलते हुए बोले, दफा हो जाओ यहां से। उत्तम जी के थप्पड़ मारते ही उन्नति ने डर से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अग्नि बड़े गुस्से से उत्तम जी को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया, जिसे देख उन्नति जल्दी से आगे कर अग्नि के हाथ को पकड़ उसे पीछे धकेलते हुए गुस्से से बोली, कोशिश भी मत करना, अगर तुमने मेरे डैड को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगी। उन्नति के धमकी को सुन अग्नि सरकास्म भरी मुस्कान के साथ बोला, किस केस में? रेप में या हाफ मर्डर के केस में? उन्नति अग्नि की बात पर अपनी नजरें झुकाते हुए बोली, तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, अब यहां से जाओ। जिस पर अग्नि वहां पर अपने सीने पर हाथ रख घुटने के बल बैठे आरव के मुंह पर एक लात मरते हुए बोला, ऐसी कैसे बीवी, इतनी आसानी से तो नहीं जाऊंगा और इसे तो जान से मार कर रहूंगा और अगर बीच में तुम आए तो तुम्हें भी मार दूंगा। अग्नि की मार को देख उन्नति रोते हुए बोली, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जबकि मेरे ब्रो ने कुछ किया ही नहीं। अरण्य उन्नति की बात सुनकर बोला, मुझे इतना तो पता था तुम बहुत नीच और खुदगर्ज लड़की हो, लेकिन ज्यादा हो ये नहीं पता था। उन्नति प्रजापति, तुम्हारे सो कॉल्ड ब्रो ने अधीरा की जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम अभी भी अपने भाई का साथ दे रही हो। अरण्य की बात सुन उन्नति अपने आंसू साफ करते हुए बोली, ओह, तो मैं खुदगर्ज और नीच हो गई, और तुम्हारे दोस्त का क्या जिसने हर बार मुझे बर्बाद किया और अब देखो पूरी तरह इस्तेमाल करने के बाद छोड़ भी दिया, इसके लिए कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करोगे तुम? अग्नि उन्नति की बात सुन उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें सजा मिली है अपने किए की, और मेरी अधीरा की क्या गलती थी जो तुम्हारे दोस्त और भाई ने मिलकर उसका बलात्कार किया, इसके लिए कुछ कहोगी तुम?
अग्नि की बात सुन उन्नति को सर से लेकर पांव तक गूज़बम्प आने लगे। उसके आंखों के सामने अधीरा का हंसता हुआ चेहरा था, जिसे याद कर उन्नति वही घुटनों के बल बैठकर अपने चेहरे को हथेली में भर रोने लगी। जिसे एक नज़र देखने के बाद अग्नि अपनी गन आरव के माथे पर रखकर बोला, किसी गलत काम को करने वाले से बड़ा गुनाहगार होता है उसे जानते हुए भी न रोकने वाला, और तुम जैसे घटिया लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर अग्नि ने गन का ट्रिगर दबा दिया, लेकिन आरव को गोली लगने से पहले ही उर्मिला ने आकर अग्नि के हाथ को ऊपर कर दिया, जिस कारण गोली आरव को नहीं लगी, लेकिन आरव दर्द और डर से बेहोश हो गया। अग्नि बड़े गुस्से से उर्मिला को देखने लगा, जिसे देख उर्मिला अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, उसे माफ़ कर दो बेटा, हम तुम्हारी बहन की जिम्मेदारी लेंगे, उसे कोई दुख नहीं होगा। उर्मिला की बात सुन अग्नि अपने दांत पीसते हुए बोला, इस जैसे भेड़िए के साथ मैं अपनी बहन को छोड़ दूं तो आपके सपने में, अरे इसे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मौत की, जो आज मैं इसे दिए बगैर नहीं जाऊंगा। उर्मिला अग्नि के गुस्से और जिद को देखते हुए उत्तम जी की तरफ देखते हुए बोली, उत्तम प्लीज़ कुछ करो। उन्नति उर्मिला की बात सुन अग्नि के सामने आकर अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज़ अग्नि छोड़ दो मेरे भाई को, तुम चाहो तो उसे पुलिस को दे दो, लेकिन प्लीज़ जान से मत मारो, मैं तुमसे उसकी ज़िंदगी की भीख मांगती हूँ। उन्नति की बात सुन अग्नि कुछ कहता उससे पहले अग्नि का फ़ोन बजने लगा। उसने देखा उसे अमृता कॉल कर रही थी, जिसे देख अग्नि जल्दी से कॉल अटेंड करते हुए बोला, हेलो। जब दूसरी तरफ से अमृता जल्दी से बोली, अग्नि अधीरा को होश आ गया बेटा, वो बहुत रो रही है, तुमसे मिलना चाहती है, प्लीज़ जल्दी से आ जाओ। अमृता की बात सुन अग्नि बोला, आई एम कमिंग मॉम। इतना कहकर अग्नि ने कॉल कट किया और गुस्से से प्रजापति फैमिली को देखते हुए बोला, अग्नि का नाम ग्रहण लग चुका है तुम्हारी जिंदगी में, बचा सको तो बचा लो खुद को। ये कहकर अग्नि आरव को एक लात मारते हुए वहां से बाहर की तरफ चला गया, जिसके जाने के बाद उसके लोग भी उसके पीछे चले गए। जिन्हें जाता हुआ देख उत्तम जी जल्दी से चिल्लाते हुए बोले, ड्राइवर जल्दी आओ, गार्ड सभी जल्दी से आओ। जिनकी आवाज़ सुन सभी लोग भागते हुए चले आए और जल्दी से आरव को उठा बाहर की तरफ ले गए तो उन्नति भी उनके साथ जाने लगी, जिसे बीच में रोक उर्मिला गुस्से से बोली, तुम यही रुको, कोई जरूर नहीं है हमारे साथ जाने की, आज आरव की जो भी हालत है सब तुम्हारे कारण है, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो अपनी मनहूस शक्ल कभी मत दिखाना मुझे। इतना कहकर उर्मिला उन लोगों के साथ चली गई, जिनकी बात सुन उन्नति की आंखें नम हो गई और आर्यमन उन्नति को देखते हुए बोला, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम उस अग्नि की बीवी हो। आर्यमन की बात सुन उन्नति पलटकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, आज जो कुछ भी तुम्हारे भाई के साथ हुआ वो डिसर्व करता है, और चले जाओ इस घर से। जिसे सुन आर्यमन उन्नति के पास आ उसके गले को पकड़ दबाते हुए बोला, कमीनी कुत्तिया, तेरे पति ने मेरे भाई को मार डाला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। उन्नति आर्यमन की हरकत पर उसे खुद से देय करने की कोशिश करने लगी, लेकिन आर्यमन की पकड़ उसके गले पर बहुत मजबूत थी, जिस कारण वो उसका विरोध करने के बावजूद खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। जब वहां पर एक लड़का भागते हुए आया, वही उन्नति की आंखों के कोने से आंसू की लकीर खींच गई। उसे लग रहा था ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन था, जिस कारण उसने चुपचाप अभी आंखें बंद कर ली। जब उस लड़के की नज़र उन्नति पर गई, वो भागकर वहां आया और आर्यमन को एक लात मारते हुए बोला, छोड़ उसे। उसके अचानक लात मारने पर आर्यमन ने उन्नति को छोड़ दिया और गुस्से से उसकी तरफ देखा तो वो 23 साल का एक खूबसूरत लड़का था, जिसने अपने कानों में ब्लैक टॉप्स पहने थे और बालों को बरगंडी कलर से रंगा था, जो उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। वो काफ़ी स्टाइलिश दिख रहा था। वो लड़का जल्दी से उन्नति को उठा उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, नीति प्लीज़ ओपन योर आइज़। लेकिन उसे लड़के के जागने पर भी उन्नति की आंखें नहीं खुली, जिसे देखते हुए वो लड़का गुस्से में आर्यमन पर चिल्लाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए वो उन्नति को अपनी बाहों में उठाकर सोफे के पास ले जाकर सुला दिया और जोर से चिल्लाया, गार्ड्स। जिसके चिल्लाते ही वहां पर दर्जनों बॉडीगार्ड भागते हुए चले आए, जिन्हें देखकर उसने ग्रोवर फैमिली की तरफ इशारा करते हुए बोला, किसी को मत छोड़ना, सबको यहां से धक्के मारकर निकालो। जिसे सुनकर सारे बॉडीगार्ड आर्यमन और उसके फादर की तरफ चले आए, जिसे देखकर आर्यमन अपनी मुट्ठी कसते हुए बोला, हम यहां से जा रहे हैं। आर्यमन की बात पर वो लड़का उसके सामने आकर एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ते हुए बोला, जो तुमने मेरी नीति के साथ किया उसके लिए और अब दफा हो जाओ यहां से। ये कहते हुए वो लड़का उन्नति के पास आकर कॉफ़ी टेबल पर रखे पानी के बोतल को उठा हल्का सा पानी निकालकर उन्नति के चेहरे पर छींटे मारते हुए बोला, नीति। उसके चेहरे पर पानी करने के कारण उन्नति धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी और पूरी तरीके से आंखें खोलने के बाद अपने सामने खड़े लड़के को हैरानी से देखते हुए बोली, ऋषभ। जिसे सुनकर ऋषभ अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, मैं डैड ने कहा है कि अगले हफ्ते तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए मैं तुम्हें लेने आ जाऊं, लेकिन यहाँ पर तो अलग ही सीन चल रहा है। ऋषभ की बात सुनकर उन्नति उठकर बैठ उसे कसकर गले लगाते हुए रोने लगी, जिसे देखकर ऋषभ उसके पीठ को थपथपाते हुए बोला, हे, मेरी खूबसूरत सी बहन इस तरीके से मेरे सामने नहीं रो सकती।
उन्नति ऋषभ की बात सुनकर आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे डैड के पास जाना है, मुझे मॉम के साथ नहीं रहना, वो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। उन्नति की बात सुन ऋषभ उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, लेकिन तुम तो उत्तम प्रजापति के साथ रहना चाहती हो ना। जिसके जवाब में उन्नति अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, मैं उत्तम प्रजापति के साथ नहीं रहना चाहती, मैं अपनी मॉम के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उन्हें तो अपने बेटे के अलावा और कोई नज़र ही नहीं आता, जैसे मैं उनकी बेटी ना होकर सिर्फ वो आरव प्रजापति उनका बेटा हो। उन्नति की बात पर ऋषभ ने लिविंग हॉल में देखा तो अब वहां पर कोई नहीं था, जिसे देखते हुए ऋषभ उन्नति से बोला, वो नमूना कौन था जो तुम्हारा गला दबा रहा था। उन्नति ऋषभ के सवाल पर अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, कचरे थे, लेकिन अभी मुझे तुम डैड के पास ले चलो। जिसके जवाब में ऋषभ अपना सिर हिलाते हुए बोला, बड़े पापा ऋषिकेश गए हुए थे, आज शाम की फ्लाइट से वापस आ रहे हैं, तुम कहो तो मैं तुम्हें लेकर चल सकता हूँ। ऋषभ की बात सुन उन्नति व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोली, कभी कभी मुझे खुद पर हंसी आती है, माँ बाप के डाइवोर्स के बाद औलाद ना गली का रहता है ना घाट का। जिसे सुनकर ऋषभ उन्नति के सर को थपथपाते हुए बोला, मेरी छोटी बहन तुम ज्यादा उदास मत हो, चलो। इतना कहकर ऋषभ ने उन्नति को सहारा देकर उठाया और वहां पर खड़े सर्वेंट की तरफ देखकर बोला, अगर मिस्टर प्रजापति पूछे तो कहना ऋषभ नारायण आया था और उन्नति नारायण को अपने साथ लेकर गया है, और इस बार जब तक उन्नति चाहेगी तब तक वहां रह सकती है। ऋषभ की शार्प आवाज को सुनकर सर्वेंट ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया तो ऋषभ मुस्कुराते हुए उन्नति से बोला, लेट्स गो सिस। इतना कहकर ऋषभ उन्नति को लेकर मेंशन से बाहर की तरफ चला आया। लाइफ केयर हॉस्पिटल। अग्नि की गाड़ी आकर पार्किंग लॉट में रुकी और अग्नि बेसब्री से निकल कार से बाहर आया और अपने कदम सीधा अधीरा के वार्ड की तरफ बढ़ा दिया। जब वो वहां पहुंचा तो पाया बाहर भीड़ जमी हुई थी और अंदर से अधीरा के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जिसे सुन अग्नि तेजी से वहां आया तो देखा अधीरा को नज और वार्ड बॉय पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अधीरा उन सबको खुद से दूर कर रही थी। जिसे देखते हुए अग्नि जोर से बोला, सब साइड हो जाओ। अग्नि की आवाज सुन अधीरा उसकी तरफ देखने लगी और दौड़कर उसके पास जा उसके सीने से लग गई तो अग्नि उसके पीठ को सहलाते हुए बोला, अधीरा ये तू क्या कर रही है, सब ठीक है, मैं यहीं हूं, तुझे कुछ नहीं हुआ है। जिसे सुन अधीरा उसके कंधे को कसकर पकड़ते हुए बोली, वो बहुत बुरा है भाई, उसने मुझे मारा, आपको पता है उसने मेरे हाथ को कसकर पकड़ा, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। ये कहते हुए अधीरा रोने लगी। जिसे देख अग्नि अधीरा को कंधे से पकड़ अपने सामने लाकर बोला, अब कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा, तू रोना बंद कर, मेरी टेप रिकॉर्डर बेवजह नहीं रोती। अग्नि की बात सुन अधीरा उसे आंखों में आंसू लिए देखते हुए बोली, आप क्यों नहीं आए भाई, मैं डर गया था, मेरा सर दर्द कर रहा है, लग रहा है मैं मरने वाला हूँ, मेरा पूरा बॉडी दर्द कर रहा है, क्या मैं मॉम डैड के पास जाने वाला हूँ भाई। जिसे सुन अग्नि अधीरा को अपने सीने से लगा और उसे बिना कुछ कहे बस चुपचाप खड़ा रहा और नर्स की तरफ देख उसे अधीरा की तरफ इशारा कर दिया तो नर्स चुपचाप एक इंजेक्शन लेकर आ गई और अधीरा को इंजेक्ट कर दी। जिसके कुछ देर बाद अग्नि ने महसूस किया कि अधीरा कोई मूवमेंट नहीं कर रही। जिसे देर अग्नि अधीरा को अपनी बाहों में उठा बिस्तर पर सुला दिया और नर्स से बोला, इसका ख्याल रखना और जैसे ही होश आए मुझे इन्फॉर्म करना। जिसे सुन नर्स ने अपना सर हिला दिया तो अग्नि वार्ड से बाहर निकल आया जहां पर अमृता और विधांत खड़े हुए थे। अग्नि को देख विधांत उसके सामने आकर बोले, आई एम सॉरी, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जिसे सुन अग्नि अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, मैंने माइंड नहीं किया डैड। जिस पर अमृता अग्नि को देखते हुए बोली, बेटा उन्नति कहाँ है, मैं कल रात से उसका फ़ोन ट्राई कर रही हूँ लेकिन वो मेरा कॉल अटेंड ही नहीं कर रही। अग्नि अमृता के सवाल पर उन्नति को याद करने लगा, फिर अपने ख्याल झटकते हुए बोला, मैंने उसे छोड़ दिया। अग्नि की बात सुनकर अमृता को झटका लगा और विधांत बिना किसी भाव के अग्नि को देखने लगे। जिस पर अमृता अग्नि के कंधे को कसकर पकड़ उसे लगभग झंझोड़ते हुए बोली, तुम पागल हो चुके हो, तुम ये क्या कह रहे हो, उन्नति की कोई गलती नहीं है। अग्नि शादी कोई खेल नहीं होता, दो आत्माओं का मिलन होता है और तुमने उसका मजाक बनाकर रख दिया है। अग्नि अमृता की बात सुनकर बोला, अधीरा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उन्नति की कोई गलती नहीं है, लेकिन उसका भाई उसमें शामिल था। उसके भाई ने कुछ नहीं किया लेकिन उसने रोका भी नहीं, जबकि उसे सब कुछ पता था। आज उसके कारण, उसके परिवार के कारण मेरी बहन इस हालत में है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। इतना कहकर अग्नि बिना उन दोनों की बात सुने वहां से आगे की तरफ चला गया। जिसे जाता हुआ देखकर अमृता विधांत के हाथ को पकड़कर बोली, विधांत कुछ समझाओ उसे। विधांत अमृता को परेशान देखकर उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोले, अग्नि अभी गुस्से में है, जब वो शांत हो जाएगा वो खुद उन्नति को ले आएगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कुछ भी अधीरा के साथ हुआ उसमें उन्नति का क्या दोष, वो बेवजह ये दर्द क्यों सहे, मुझे नहीं पता, मुझे उन्नति वापस घर में चाहिए, अमृता ने जिद करते हुए कहा। जिसे सुनकर विधांत ने अपना सिर हिलाते हुए उसे शांत करवाया और वो लोग अधीरा के वार्ड के अंदर चले आए। कोलकाता, शाम का वक्त, ब्लैक पाइथन जिम।
निष्ठा ने विख्यात की मालिश पूरी कर दी थी और अभी वो अभी तक के विख्यात के सारे रिपोर्ट को देख रही थी और उसके साथ कोच सर बैठे हुए थे। निष्ठा को इतने ध्यान से रिपोर्ट्स को पढ़ता हुआ देख कोच इम्प्रेस होते हुए बोले, लगता है काफ़ी सीरियस हो तुम विलेन के लिए, तो तुम्हें ही उसकी पूरी बॉडी चेकअप का ध्यान रखना होगा। कोच की बात पर निष्ठा अपने सेंस में आते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, मैं सारे रिपोर्ट पढ़ रही थी, अभी वो अंडरवेट के अंदर खेल रहे हैं बट मुझे लगता है कि उन्हें अपना वेट थोड़ा सा कम करना चाहिए ताकि बांग्लादेश में होने वाले कंपटीशन में जो उनके अपोनेंट का वेट है उसके बराबर आ सकें। निष्ठा की बात पर कोच उसकी तरफ देखते हुए बोले, लेकिन उसमें तो विख्यात का वेट लिखा ही नहीं है। जिस पर निष्ठा वहां पर प्रैक्टिस कर रहे विख्यात की तरफ इशारा करके बोली, मैं उन्हें देखकर उनका वेट बता सकती हूँ, वो 78 किलोग्राम है। हाँ सलीम पर्सनैलिटी के हैं बट उनके बोनस मजबूत है इसलिए उनका वेट ज़्यादा है। निष्ठा की बात पर कोच ने अपना सिर हिला दिया जब कृत वहां आकर निष्ठा से बोला, मेरे मसल्स में फिर से दर्द हो रहा है। जिसे सुनकर कोच निष्ठा की तरफ देखते हुए बोले, तुम इसको देखो, मैं विख्यात से मिलकर आता हूँ, उसकी प्रैक्टिस कहाँ तक पहुंची ये देखना जरूरी है। ये कहकर कोच उन दोनों को वहीं पर छोड़ विख्यात की तरफ चले गए। निष्ठा कोच की बात पर अपना सिर हिला कृत की तरफ देखते हुए बोली, कहाँ पर दर्द हो रहा है? जिसके जवाब में कृत निष्ठा को अपने कमर की तरफ इशारा करते हुए बोला, यहाँ पर। जिसे देखते हुए निष्ठा अपना सिर हिला उसके पीछे जाकर उसके कमर को प्रेस करते हुए बोले, क्या यहाँ दर्द हो रहा है? जिस पर कृत दर्द से कराहते हुए बोला, आह हाँ वहीं पर दर्द हो रहा है, थोड़ा धीरे दबाओ। जिसे सुनकर निष्ठा अपना सिर हिलाते हुए बोली, खाली नस में तनाव आया हुआ है, आप जाकर स्प्रे लगा लीजिए, ठीक हो जाएगा। कृत निष्ठा की बात पर अपना सिर हिला उसे देखते हुए बोला, निष्ठा मुझे तुमसे कुछ कहना था। जिस पर निष्ठा विख्यात के रिपोर्ट को देखते हुए बोली, जी क्या कहना था? कृत निष्ठा की बात सुनकर बोला, मैं कहना चाह रहा था कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? ये सुन निष्ठा हैरानी से उसे देखने लगी। जिसे देख कृत जल्दी से बोला, वो क्या है ना कि तुम जब से आए हो मुझे कुछ ना कुछ होता ही रहता है और मैं तुम्हें थैंक यू नहीं कर पाता, इसलिए मेरी तरफ से थैंक यू ट्रीट। कृत की बात पर निष्ठा आप शांत लहजे में बोली, आपके बड़प्पन के लिए थैंक यू, लेकिन मैं नहीं आ सकती। जिसे सुनकर कृत मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोला, प्लीज तारांकन, क्या होने वाला है आगे? इस कहानी में क्या है उन्नति की असलियत और क्या अग्नि लेकर आएगा सच में उन्नति को, या फिर यहाँ से उनकी कहानी कोई नया मोड़ लगी? कृत के ऑफर पर क्या निष्ठा जाएगी उसके साथ डिनर पर या आने वाला है कोई तूफान? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, कमेंट करके बताना मत भूलना आज का चैप्टर कैसा लगा। शाम का वक्त। कृत के बार बार इंसिस्ट को सुनकर निष्ठा थोड़ी परेशान हो गई और कृत फिर से बोला, निष्ठा हे डॉग, जिम क्लोज होने वाला है, चले। पीछे से विख्यात की आवाज आई। जिसे सुन निष्ठा कुछ कहती उससे पहले कोच विख्यात को डांटते हुए बोले, तुम बदमाश लड़के प्यार से बात नहीं कर सकते। कोच की बात सुन विख्यात ने निष्ठा की तरफ देखा, जिसे देख निष्ठा कृत की तरफ देख उसे मना करते हुए बोली, सॉरी मैं नहीं जा पाऊंगी, इसलिए बाय। इतना कहकर निष्ठा जल्दी से रिपोर्ट्स और अपना बैग उठा विख्यात के पास आ गई और कोच से बोली, कोच सर मैं आपको कल पूरी रिपोर्ट देती हूँ, यू कैन टेक योर टाइम, कोच ने कहा। जिसे सुन निष्ठा अपना सर हिला विख्यात से बोली, सर अब हम चल सकते हैं। विख्यात निष्ठा की बात सुन अपना बैग उठाते हुए जिम से निकल गया और निष्ठा सबको बाय कहते हुए उसके पीछे चली गई। जब दोनों पार्किंग लॉट में पहुंचे विख्यात निष्ठा को एकदम से दीवार से चिपका उसके एकदम करीब आकर बोला, बहुत डेयरिंग हो तुम, मेरे सामने मेरे जिममेट को सिड्यूस कर रही हो। निष्ठा विख्यात की बात सुन जल्दी से अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, नो सर मैंने कुछ नहीं किया, वो कृत सर। आई एम द ओनली पर्सन इन योर लाइफ हु ओन्स यू, बाकी सब तुम्हारे लिए कचरे के भांति होने चाहिए, समझी? विख्यात ने निष्ठा की बात को बीच में काट कर कहा। जिसे सुनकर निष्ठा ने जल्दी से अपना सर हिला दिया। जिसे देख विख्यात उसे घूरते हुए बोला, लगता है तुम नहीं समझी, बट नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन योर राइट नाउ। इतना कहकर विख्यात झुककर निष्ठा के गले पर जोर से बाइट कर लिया, जिस कारण निष्ठा के मुंह से चीख निकलने लगी, पर उसने अपने दर्द को काबू करने के लिए अपने निचले होंठ को काट लिया। जिस पर विख्यात निष्ठा के बाइट किए जगह पर लिक करते हुए बोला, इट्स सॉल्टी। जिसे सुन निष्ठा के गाल लाल हो गए, लेकिन वो अपने शाइनेस को कंट्रोल करते हुए विख्यात के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करते हुए बोली, सर कोई देख लेगा। निष्ठा की बात सुन विख्यात उससे दूर होते हुए बोला, डू यू थिंक इट मेक्स ए डिफरेंस टू मी इफ समवन सीज मी? नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मुझे जरूर फर्क पड़ता है, निष्ठा ने जवाब दिया। जिसे सुनकर विख्यात उसे देखने लगा, जिस पर निष्ठा उसे गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोली, ऑलरेडी शाम ढल रही है, हमें चलना चाहिए। निष्ठा की बात सुन विख्यात गहरी सांस भरते हुए बोला, तुम बहुत बोरिंग हो, आई डोंट नो हाउ आई विल स्पेंड टाइम विद यू, स्पेशली नाइट्स। ये कहते हुए विख्यात जाकर अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और निष्ठा उसकी कही बातों को अपने जहन से झटकते हुए जाकर उसके साथ पैसेंजर सीट पर बैठ गई।
विख्यात निष्ठा की बैठने के बाद उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम अभी भी इसी बेल्ट लगाना नहीं जानती। जिसे सुन निष्ठा जल्दी से सीट बेल्ट लगाते हुए बोली, सॉरी, मैंने लगा लिया। निष्ठा की जल्दबाजी को देखकर विख्यात ने गाड़ी यू टर्न लेते हुए सीधा बाहर की तरफ भगा दिया। उनकी गाड़ी के निकलते ही एक गाड़ी के पीछे से अलीशा बाहर आए। उसकी आंखों में एक नफरत साफ नजर आ रही थी, जिसे वो अपनी आंखों में लिए अपना फ़ोन निकाल किसी को कॉल करने लगी। और जब दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ, अलीशा रोते हुए बोली, अंकल, विख्यात किसी लड़की के साथ है, मैं यहाँ उससे मिलने आई थी, वो दोनों काफ़ी क्लोज है, मुझे लगता है कि विख्यात उसे डेट कर रहा है। अलीशा की बात सुनकर दूसरी तरफ से सुमित धनराज उसे चुप करवाते हुए बोले, यो डोंट वरी, वहाँ वही होता है जो मैं कहता हूँ, और तुम्हारी शादी विख्यात के साथ ही होगी। जिसे सुनकर अलीशा के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई, लेकिन वो फिर से रूंधी हुई आवाज में बोली, मैं आपके वादे की कद्र करती हूँ और मैं उसी के सहारे विख्यात का इंतजार करूंगी, और मैं यकीन करती हूँ कि मुझे हताश होना नहीं पड़ेगा। अलीशा की बात सुन सुमित उसे शांत करवाते हुए कॉल कट कर दिए, जिसके बाद अलीशा अपने बैग से सिगरेट निकाल होठों पर लगाते हुए बोली, आखिर वो बिच है कौन जो मेरे विख्यात को मुझसे दूर करना चाहती है। इतना कहते हुए अलीशा सिगरेट जला धुआं भरते हुए अपनी कार की तरफ चली गई। नारायण मैंशन। जिस वक्त उर्मिला पहले उत्तम प्रजापति की सेक्रेटरी थी, जिनकी पत्नी की मृत्यु एक गंभीर बीमारी से हो गई, फिर वो दोनों नज़दीक आने लगे और उनकी नज़दीकी से आरव का जन्म हुआ। उस वक्त उर्मिला और उत्तम की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उर्मिला उत्तम से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो बिना शादी के आरव की मां बन चुकी थी। दोनों बिना शादी के लिविंग रिलेशनशिप में थे और इसी तरह समय बीत गया। जब एक रोज उर्मिला की फैमिली वालों ने उसकी शादी बलदेव नारायण से तय कर दी, जो हाल ही में बिजनेस फील्ड में उभरता हुआ एक सितारा थे। उर्मिला ने अपने घर वालों को समझाया, लेकिन आरव के बारे में नहीं बताया। उत्तम के दिमाग में बलदेव का नाम सुनकर एक षड्यंत्र ने अपना घर बना लिया और उसने उर्मिला को फोर्स किया उत्तम से शादी के लिए। लेकिन उर्मिला नहीं मानी। जब उत्तम ने उसे आरव का कसम देते हुए कहा वो उसे ज्यादा दिन वहां नहीं रहने देंगे, अभी उनके बिजनेस में लॉस चल रहा है, अगर वो उनकी मदद करने के लिए बलदेव से शादी कर लेती है तो उनके फाइनेंस कंडीशन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जिसे सुनकर भी उर्मिला ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन एक रोज आरव को उसके स्कूल से निकाल दिया गया। आरव जो कि 4 साल का था, उसे इस तरीके से स्कूल से निकाले जाने पर उर्मिला का दिल भर आया। फिर एक दिन उत्तम परेशान से घर वापस लौटे, जिन्हें देखकर और मिलने उनसे पूछा क्या हुआ, जिसके जवाब में उत्तम ने एक फाइल उनके सामने रखते हुए कहा, घर की नीलामी हो रही है, अगर तुम मेरी बात मान जाती तो आज ये सब नहीं होता। हमारी शादी ऑलरेडी नहीं हुई है उर्मिला, और अब क्या तुम इस हाल में मेरे साथ रहना चाहती हो? सोचो आरव का क्या होगा, हम रास्ते पर आ चुके हैं। उत्तम की बात पर उर्मिला उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं आपके साथ रह लूंगी, लेकिन मुझे ये शादी नहीं करनी। उर्मिला के जवाब पर उत्तम उसकी तरफ देखते हुए बोले, इतना कुछ होने के बावजूद तुम अभी भी अपनी जिद को पकड़े बैठी हो। उत्तम की ऐसी बातों को सुनते हुए उर्मिला थक हार कर बलदेव से शादी के लिए राजी हो गई, और उन दोनों की शादी भी हो गई। बलदेव स्वभाव के बड़ी उलझे हुए हम्बल किस्म के इंसान थे, और वो उर्मिला से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उर्मिला का व्यवहार ऐसा नहीं था। बलदेव हर मुमकिन कोशिश करते और मिलकर दिल में अपनी जगह बनाने की, लेकिन उनका रिश्ता एक पति और पत्नी की तरह था, जिस कारण शादी के कुछ महीने बाद उन्हें पता चला कि उर्मिला प्रेग्नेंट है, और वो बहुत खुश हुए और जन्म हुई उन्नति की। उनके परिवार में अभी तक कोई लड़की नहीं थी, जिस कारण वो बेहद खुश हुए, और उसके साथ ही उनके बिजनेस में और बढ़ोतरी होती गई, जिस कारण उन्होंने प्यार से उसका नाम उन्नति रखा। वही उर्मिला बलदेव की नज़र से बचते हुए उत्तम को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही थी, जिस बारे में बलदेव को पता चल गया। उन्होंने उर्मिला से बात की, तब उर्मिला ने सीधी बात बता दी कि वो उत्तम से प्यार करती है और उनका एक बच्चा भी है, जिसे सुनकर बलदेव की पूरी गृहस्थी गुजर गई और इसी तरह उन दोनों का तलाक हो गया। उत्तम और फाइनेंशियली बिल्कुल ठीक हो चुका था और उसकी बिजनेस भी काफ़ी अच्छे से चल रही थी। फिर उन दोनों ने शादी कर ली, जिस कारण उन्नति की कस्टडी उत्तम और उसकी वाइफ को मिली। डाइवोर्स में उर्मिला ने बलदेव जी से पूरे 50% प्रॉपर्टी की डिमांड की, जिसे जानकर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का 50% उर्मिला के बजाय उन्नति के नाम कर दिया, और इस बात को कोर्ट को भी मंजूरी देनी पड़ी। फिर उर्मिला के हाथ कुछ नहीं आया। उर्मिला बलदेव को बिल्कुल पसंद नहीं करते थी, इसीलिए उसे उन्नति भी कुछ खास पसंद नहीं थी। इसीलिए उन्नति के 2 फादर थे, क्योंकि बचपन से उत्तम ने उसे पाला था और उसके ख्याल रखने के साथ ही साथ उससे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्नति उनके काफ़ी करीब थी, लेकिन वो अपने फादर से भी मिलती रहती थी। रात हो चुकी थी और उन्नति चुपचाप लिविंग हॉल में ऋषभ के साथ बैठी टीवी देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान टीवी पर बिल्कुल नहीं था और ऋषभ उसे बार बार टीवी की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि उन्नति का ध्यान उस पर नहीं है, तो वो उन्नति के कंधे को पकड़ हिलाते हुए बोला, अरे देखो तो सही, सामने टीवी पर क्या चल रहा है। ऋषभ के छूने पर उन्नति अपने सेंस में आते हुए एक नज़र टीवी की तरफ देखने के बाद बोली, हाँ, तुम्हारा फेवरेट सिंगर का सॉन्ग चल रहा है, कई बार सुन चुकी हूँ।
जिसे सुनकर ऋषभ पॉपकॉर्न खाते हुए बोला, तुम काफी उदास लग रही हो, जो कुछ हुआ भूल जाओ ना। मॉम डैड नाना नानी से मिलने गए हैं क्योंकि नानू की तबीयत खराब है और बड़े पापा आते ही होंगे। उन्नति ऋषभ की बात सुनकर बोली, ऋषु, क्या तुम मुझे लाइफ केयर हॉस्पिटल लेकर चलोगे? ऋषभ उन्नति की बात पर सीधा इनकार करते हुए बोला, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद, मर जाएगा वो। जिस पर उन्नति ऋषभ के हाथ को पकड़ते हुए बोली, प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हमारी लाडो को इतनी रिक्वेस्ट करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? ऋषभ, दरवाजे से आवाज आई। जिसे सुनकर उन्नति ने सिर घुमा कर देखा, जहां पर तकरीबन 65 साल के एक हटे कट्टे आदमी अपने हाथों में सूटकेस पकड़े खड़े हुए थे, जिन्हें देखते ही उन्नति की आंखों में आंसू आ गए और वो भागते हुए उनके सामने जाकर खड़ी हो गई, फिर एकदम से उनके सीने से लगते हुए बोली, पापा। जिसे देख बलदेव की उन्नति के पीठ को थपथपाते हुए बोले, क्या बात है, पापा को बहुत मिस किया? बलदेव जी की बात पर उन्नति आंखों में नमी लिए उनकी तरफ देखते हुए बोली, बहुत ज्यादा मिस किया, इतना जितना कभी नहीं किया था। बलदेव जी उन्नति की बात सुन आंखें चढ़ाते हुए बोले, और इतना मिस करने की वजह क्या है, क्या चाहिए तुम्हें? बलदेव जी की बात पर उन्नति अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, कुछ नहीं, बस मुझे आपके साथ रहना है, मुझे नहीं जाना वहां वापस। ये सुनकर बलदेव जी के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए और वो सीरियस होते हुए बोले, उर्मिला ने तुमसे कुछ कहा या उसके हस्बैंड ने? जिसके जवाब में उन्नति अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, मैं अब बस वहां नहीं रहना चाहती, मुझे आपके साथ रहना है। जिस पर बलदेव जी अपना सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है, मैं कोर्ट में केस फाइल करता हूं और जो भी तुम्हारा फैसला होगा तुम कोर्ट में सुना देना, फिर तुम्हारी कस्टडी मुझे मिल जाएगी। बलदेव जी की बात सुन उन्नति अपना सर हिला दी तो बलदेव जी ऋषभ की तरफ इशारा करते हुए बोली, मैं उससे बोल रही हूं कि मुझे आरव भैया से मिलने जाना है। जिसे सुन बलदेव जी अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोले, उसे क्या हुआ? बलदेव जी के सवाल पर उन्नति कुछ पल चुप रहकर बोली, उन्होंने एक लड़की के साथ बुरा किया, जिस कारण उसे लड़की के भाई ने उन्हें गोली मार दी। ऋषभ उन्नति की बात सुनकर सोफे से उठाते हुए बलदेव जी से बोला, असली बात नहीं बता रही है बड़े पापा, एक लड़के ने इसका गला पकड़ रखा था और कह रहा था कि इसके पति ने उसकी भाई को मार डाला तो मैं इसको मार डालूंगा। उन्नति ऋषभ की बात सुनकर उसे आंखें दिखाते हुए बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भैया। बलदेव जी उन्नति के चेहरे को पकड़ अपनी तरफ करते हुए बोले, शादी? तुम्हारी शादी हो गई और मुझे इस बारे में पता भी नहीं? जिसके जवाब में उन्नति अपनी आंखों में नमी लिए उनकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे मेरे किए की सजा मिल रही है, उसने मुझे छोड़ दिया। उन्नति की बात सुन बलदेव जी के चेहरे के भाव बदल गए और वो अपने दांत पीसते हुए बोले, कौन है वो आदमी जिसने मेरी बेटी के साथ के करने की कोशिश की? ऋषभ बलदेव जी की बात सुनकर उन्नति से बोला, बड़े पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, बता दे, हम उसकी डांट तोड़कर तेरे हाथ में लाकर रख देंगे। जब एंट्रेंस से विधांत अंदर आते हुए बोले, दांत तोड़ने की जरूरत नहीं है ऋषभ, क्योंकि तुम जिस लड़के का दांत तोड़ना चाहते हो वो तुम्हारे हाथ को तुम्हारे कंधे से उखाड़ देगा। विधांत की आवाज सुन बलदेव जी सिर घुमाकर उसकी तरफ देखते हुए सरप्राइज होकर बोले, विधांत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिसके जवाब में विधांत उसे उन्नति की तरफ इशारा करते हुए बोले, उसकी शादी जिस लड़के के साथ हुई है वो मेरा बेटा है। जिसे सुनकर बलदेव जी हैरान होते हुए बोले, क्या? जिसके जवाब में विधांत अपना सिर हिलाते हुए बोले, बिल्कुल सही सुना तुमने, लेकिन तुम्हारी बेटी बिगड़ चुकी है। तुम्हें पता भी है विधांत, तुम क्या कह रहे हो? जरा सोच समझ कर बात करो, मेरी बेटी है वो, बलदेव जी ने थोड़े गुस्से में कहा। जिस पर विधांत व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोले, परवरिश तो उत्तम प्रजापति की है ना, और खून तुम्हारी दोगली बीवी की, तो उसका असर भी तो नजर आएगा। विधांत की बात सुनकर बलदेव जी अपनी आंखें छोटी करते हुए बोले, तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसके जवाब में विधांत बलदेव को उन्नति की तरफ इशारा करते हुए बोला, मुझे पहले पता नहीं था कि तुम्हारी बेटी है, मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला, और जब पता चला मैं भी सदमे में था कि तुम्हारी परवरिश से इतनी घटिया कैसे हो सकती है। फिर मुझे याद आया कि ये तुम्हारी परवरिश कैसे हो सकती है, ये तो उत्तम प्रजापति की परवरिश है। विधांत की खड़ी खोटी को सुनकर उन्नति अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मुझे पता नहीं था कि आरव भैया। उन्नति की बात को बीच में काट विधांत बोले, मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है और मुझे पूरा यकीन है कि अग्नि उन्हें चैन से जीने नहीं देगा। जिसे सुनकर उन्नति कर से लेकर पांव तक कांपने लगी, उसे अग्नि का गुस्से से भरा चेहरा याद आ रहा था। तारांकन, क्या होने वाला है आगे इस कहानी में? क्या विधांत और बलदेव जी एक दूसरे को पहले से जानते हैं? क्या करेगी अलीशा सुमित के साथ मिलकर? कैसे इस कहानी का पड़ाव क्रिटिकल होता जाएगा या आकार कोई रोक लगा? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, कमेंट करके बताना मत भूलना आज का चैप्टर कैसा लगा। अब आगे। रात का वक्त, मुंबई, नारायण मैंशन। उन्नति को शांत देख बलदेव जी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, उन्नति, क्या बात है? विधांत क्या कह रहा है?
जिस पर उन्नति उन्हें देखते हुए बुरी तरह से रोने लगी, जिसे देख बलदेव जी भी हैरान हो गए। तो विधांत अपना सर नहीं में हिलाते हुए बलदेव जी से बोले, बलदेव, मैं तुमसे कहने आया हूं कि अग्नि अभी गुस्से में है, लेकिन जब उसका दिमाग ठंडा हो जाएगा वो खुद उन्नति को लेने आएगा। तब तक उन्नति को तुम अपने साथ रखो, मैं नहीं चाहता कि वो वहां रहे। ऋषभ विधांत की बात सुन शौक भरी आंखों से उसे देखते हुए बोला, आपका बेटा द मोस्ट बैचलर बिजनेस टाइकून अग्नि सिंह राठौर आपका बेटा है। विधांत ऋषभ के सवाल पर अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए बोला, क्या हमारा चेहरा मिलता नहीं है एक दूसरे से? जिस पर ऋषभ अपना सर जल्दी से हाँ में हिलाते हुए बोला, हाँ मिलती है, बहुत ज्यादा मिलती है, खासकर आपकी आंखें। लेकिन आपने अपने मिस्टीरियस बेटे को छुपा कर क्यों रखा था? ऋषभ के सवाल को सुन विधांत तिरछी आंखों से उन्नति की तरफ देखते के बाद बोले, मेरा बेटा यहीं था, लेकिन किसी ने उस कदर तोड़ा कि वो खुद को संभाल ना सका। जाने कितने साइकेट्रिस्ट और मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद वो नॉर्मल हुआ है। उसके करियर के पूरे 1 साल किसी के कारण खराब हो गए। विधांत के कटाक्ष को सुनते हुए उन्नति का चेहरा गिल्ट से भर गया। उसके आंखों के सामने अग्नि का दर्द से भरा चेहरा था, जिसे याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वो विधांत की नज़र को और बर्दाश्त नहीं कर पाए और वहां से दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। जिसे जाता हुआ देखने के बाद बलदेव जी विधांत की तरफ देखते हुए बोले, विधांत, मुझे नहीं पता क्या हुआ था, क्योंकि मैं चाहकर भी उन्नति से नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इतना जरूर पता है और मुझे यकीन है मेरी उन्नति किसी के साथ गलत नहीं कर सकती। हर माता पिता को अपने बच्चों से यही उम्मीद होती है बलदेव, और मैं ये नहीं कह रहा कि उन्नति अच्छी लड़की नहीं है, वो बेशक बहुत अच्छी है, चीजें हल्दी समझ जाती है, लेकिन वो अच्छी पार्टनर बन पाएगी कि नहीं ये तो समय के साथ पता चलेगा। लेकिन वो राठौर खानदान की बहू है, जिसे मैं तुम्हारी निगरानी में छोड़कर जा रहा हूँ, विधांत ने अपनी बात रखते हुए कहा। जिसे सुनकर बलदेव अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, बधाई हो विधांत, हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई और मैं यकीन के साथ कहता हूँ मेरी बेटी एक अच्छी बहू, पत्नी और माँ बनेगी, बिल्कुल अमृता भाभी की तरह। बलदेव जी की बात सुन विधांत अपना सर हिलाते हुए उनसे हाथ मिलाकर बोले, मैं तुमसे फिर कभी मिलने आता हूँ। ये कहकर वो जाने लगे, जिस पर बलदेव जी उन्हें रोकते हुए बोले, विधांत, ये आरव और अग्नि का क्या सीन है, तुमने तो बताया ही नहीं। जिसे सुनकर विधांत के कदम रुक गए और वो बलदेव जी तरफ देखते हुए बोले, उसने मेरी बेटी के साथ बदसलूकी की है। विधांत की बात सुन बलदेव जी हैरान रह गए और ऋषभ डर से कांपने लगा, उसकी आंखें नम हो गई थी। वो विधांत के पास आकर बोला, अंकल, मुझे अधीरा से मिलना है प्लीज। ऋषभ की बात सुन विधांत अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोले, वो अपने होश में नहीं है, होश में आते ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रही है, इसलिए उसे एनेस्थीसिया देकर रखा गया है। जब वो ठीक हो जाए तो मुझसे मिलने आ सकते हो। विधांत की बात सुन ऋषभ ने आगे और कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया। जिसे जाता हुआ देख बलदेव विधांत से बोले, तुम फिक्र मत करो, चाहे जिसने भी अधीरा के साथ ये सब किया हो, उसे सजा तो जरूर मिलेगी। बलदेव की बात सुन विधांत अपना सर हिला दिया और वहां से बाहर की तरफ चला गया। जिसके जाने के बाद बलदेव जी सीधा अपने कमरे की तरफ चले गए। ऋषभ के कमरे में ऋषभ अपने कमरे के दरवाजे को बंद करे अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ था। उसके आंखों के सामने अधीरा का हंसता हुआ चेहरा था। उसकी आंखें अभी भी नम थी। वो गुस्से से फ्लावर वाश उठाकर मिरर पर मारते हुए चीखा, क्यों ऐसा हुआ उसके साथ, क्यों? ये कहते हुए ऋषभ अपना हाथ मिरर पर मारने लगा, लेकिन वो टूट चुका था। उसके हाथों से बेतहाशा खून बह रहा था, जिसका असर उसके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा था। जब वो अपने क्षमता को खोते हुए वही घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। उसके रोने की आवाज इतनी दर्द से भरी हुई थी कि किसी को भी रोना आ जाता। ऋषभ अपने गाल पर थप्पड़ मारते हुए बोला, मैं इतना डरपोक क्यों हूँ? मैं क्यों उसके साथ नहीं रहा? क्यों उसका साथ नहीं दे पाया? क्यों मैंने अपने कदम पीछे ले लिए? अधीरा रारा, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी। ये कहते हुए ऋषभ बुरी तरह से रो रहा था। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जब उसके पॉकेट से उसका फोन नीचे गिरा और उसके वॉलपेपर पर उसकी और अधीरा की तस्वीर थी, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। जिसे देखकर ऋषभ की आंखों से बुरी तरफ से आंसू आने लगा। उसकी आंखों के सामने कुछ पल आ रहे थे। 2 साल पहले एक लड़की चुपके से क्लासरूम से निकली। जब पीछे से आवाज आई, आज कहाँ जाने का इरादा है? जिस पर वो लड़की एकदम से नीचे गिर गई। जिसे देख ऋषभ जल्दी से अधीरा को पकड़ उसे उठाते हुए बोला, ओ, अबलानारी प्रोफेसर नहीं है, मैं हूँ। जिसे सुन अधीरा अपने बैग से ऋषभ को मारते हुए बोली, साल, तुझे दिमाग नहीं है, कहीं से भी चुड़ैल बनकर आ जाती है। अभी मेरा वेस्ट टूट जाती तो अच्छा होती, तू घर के बिस्तर पर लेटी होती और मैं तेरे सामने बैठकर पिज्जा बर्गर खा रही होता। ऋषभ ने अधीरा का मजाक उड़ाते हुए कहा। जिसे सुन अधीरा अपने शर्ट का स्लीव चढ़ाते हुए उसके पीछे आते हुए बोली, ऋषभ की बछड़ा। जिस पर ऋषभ उसे रोकते हुए उसके सामने आकर बोला, वेट, लेकिन वो तो तुम है।
इतना कहकर ऋषभ अधीरा के सर पर चपत मार वहां से गर्दन की तरफ भागा, जिसे देख अधीरा की चिढ़ते हुए उसके पीछे भागते हुए बोली, ऋषभ के बच्चे, मैं तेरी जान ले लूंगा, मतलब लूंगी। ये कहते हुए अधीरा ऋषभ के पीछे गार्डन में आ गई, लेकिन वहां पर कोई नहीं था, जिसे देखते हुए अधीरा ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे ऋषभ नहीं नजर नहीं आया। जिसे देखते हुए अधीरा अपने कदम आगे बढ़ाते हुए बोली, देख ऋषभ नाम के चम्मच, बाहर आ जा, नहीं तो मैं तुझे बहरा कर दूंगी। लेकिन ऋषभ फिर भी बाहर नहीं आया, तो अधीरा की नज़र वहां पर दीवार के पीछे पड़ी जहां से कोई बार बार झांक रहा था, जिसे देखते हुए अधीरा चुपके से वहां आते हुए जोर से बोली, पकड़ लिया। ये कहते हुए उसकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि वहां पर एक लड़का और लड़की इंटीमेट हो रहे थे, जिसे देख अधीरा की आंखें बड़ी हो गई और वो बेशर्मों की तरफ उन दोनों को देखने लगी, और वो दोनों घबराकर जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगे। जिस पर पीछे से ऋषभ अधीरा के आंखों पर हाथ रख उसे अपने साथ लेकर पीछे हो गया और उसे उठाते हुए दूसरी तरफ ले जाते हुए बोला, बेशर्म लड़की, ये क्या बकवास था, उन दोनों को क्यों घूर रही थी। जिसे सुन अधीरा अपने हाथ पीछे ले ऋषभ के बाल को पकड़ खींचते हुए बोली, ऋषभ लकड़बग्घी, तू मुझे यहाँ लेकर आई थी ना, तो अभी क्यों भगा रही है, पक्का उन लोगों के इंटीमेसी को दिखाने लाया था, है ना। ऋषभ अधीरा से अपने बाल को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, अरे मेरे बाल गंजा करेगी क्या। ये कहते हुए ऋषभ अधीरा को संभाल भी रहा था, जब उसका पैर लड़खड़ा गया और वो अधीरा को लेकर सीधा नीचे पौधों पर गिर गया, जिस कारण अधीरा के बालों में काफी सारे पौधे के पत्ते आ गए और ऋषभ का मुंह बन गया। जब दोनों एक दूसरे को घूरने लगे तो क्लिक की आवाज आई, दोनों ने उस तरफ देखा जहां काया खड़ी हुई थी और उसी ने उनकी फोटो खींची थी। जिसे देख ऋषभ काया को घूरकर बोला, सीनियर के साथ बदतमीजी, तुझे कॉलेज में नहीं रहना है क्या। काया ऋषभ की धमकी पर घबरा गई, तो ऋषभ उठकर उसके हाथ से कैमरा छीनकर बोला, बेल बजने के बाद ले लेना, अभी निकलो तुरंत। जिसे सुन काया जल्दी से भागते हुए वहां से चली गई और ऋषभ कैमरे को देखने लगा और फोटो को देखने लगा। जब अधीरा उसके कान में बोली, क्या है। ये सुन ऋषभ एकदम से घबरा गया और उसने अधीरा की तरफ देखा तो उनके होंठ टच हो गए, जिसके होते ही ऋषभ अधीरा से दूर होने लगा। जिसे देख अधीरा उसके चेहरे को कसकर पकड़ उसके होंठों को चूमने लगी। प्रेजेंट टाइम। इन सभी चीज़ों को याद करते हुए ऋषभ फिर से रोने लगा। वही उन्नति भी अपने बिस्तर पर लेटी सिसक रही थी, उसके जहन में बार बार अग्नि आ रहा था। जब उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खो गई अपनी सपनों की दुनिया में। उग स्टॉप प्लीज बी स्लोली, मुझे दर्द हो रहा है, उन्नति ने अपनी भूरी आंखों से उन पीली आंखों में देखते हुए कहा, जिसमें कोई भाव नहीं थे, और वो दो लोग कॉलेज क्लासरूम में एक दूसरे को किस कर रहे थे। जब अग्नि ने अपनी पकड़ उन्नति के कमर पर मजबूत कर दी तो उन्नति की आह निकल गई। जिसे सुन अग्नि अपना सर उन्नति के गले में डाल किस करते हुए उसके शर्ट के बटन को खोलने लगा, तो उन्नति उसे रोकते हुए बोली, हम क्लास आई डोंट केयर, जब तुमने मुझे सिड्यूस कर ही दिया है तो तुम्हें कुछ तो चाहिए होगा, अग्नि ने उन्नति के फिगर पर हाथ चलाते हुए पूछा। जिसके जवाब में उन्नति अग्नि से बोली, हाँ, नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस पर अग्नि उन्नति के गले पर बाइट करते हुए बोला, कोई बात नहीं, फायरवेल में मैं तुम्हें तोहफा दूंगा। ये सुन उन्नति अपना सर हिलाते हुए बोली, और मैं भी तुम्हें तोहफा दूंगी। अग्नि उन्नति की बात सुन कुछ कहता उससे पहले बाहर से आवाज आए, ओ प्यार के भूखो, अगर बातें हो गई हो तो जरा बाहर आने का कष्ट करोगे, क्लास का वक्त हो गया है। जिसे सुन अग्नि उन्नति के कपड़े को ठीक करते हुए उसके बालों को ठीक कर उसके माथे पर चूम कर बोला, शाम को मेरी मीटिंग है तो मैं तुम्हें रात में कॉल करूंगा, स्टडी पर ध्यान दो। इतना कहकर अग्नि उन्नति के गाल पर चूम क्लासरूम से बाहर आ गया, तो बाहर सारे स्टूडेंट खड़े हुए थे, जिन्हें एक नज़र देख अग्नि आगे बढ़ गया, तो वो लड़का जो कोई और नहीं अरण्य था, उन स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए बोला, बच्चों रिसेस की बेल खत्म हो चुकी है, जाओ पढ़ो और नाम कमाओ। इतना कहकर अरण्य अग्नि के पीछे चला गया। जब अरण्य वॉशरूम में आया उसे अग्नि की तेज सांसों की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुन वो उसकी फिरकी लेते हुए बोला, क्या बात है, तेरी बंदी ने तुझे कुछ ज़्यादा गर्म कर दिया जैसा लग रहा है तेरी मॉर्निंग को सुनते हुए। अग्नि अरण्य की बात सुन गुस्से से बोला, शट अप। इतना कहकर वो कुछ पल चुप रहा, फिर वॉशरूम से बाहर आया और अपने हाथ को धोने लगा। जिसे देख अरण्य पी करते हुए मुंह बनाकर बोला, ये अच्छा नहीं किया, इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए था। जिसे सुन अग्नि तिरछी मुस्कान के साथ बिना अरण्य की तरफ देखे बोला, मुझे पता नहीं था तू ऐसे शौक भी रखता है, अगली बार ऐसा कुछ हुआ था तो मैं तुझे बुला लूंगा, लेकिन वेस्ट नहीं करूंगा। इतना कहकर अग्नि टिश्यू पेपर से हाथ साफ कर डस्टबिन में डाल बाहर चला गया। जिसे देख अरण्य जल्दी से उसके पीछे आते हुए बोला, ये बहुत बड़ा पापी है। जिसकी बात को इग्नोर कर अग्नि हंसते हुए क्लासरूम की तरफ चला गया। इन सब चीज़ों को याद करते हुए उन्नति गहरी नींद में चली गई थी। लाइफ केयर हॉस्पिटल। अग्नि अधीरा के हाथ को पकड़े उसके बेड के पास बैठा लगातार उसे देखे जा रहा था, जब वार्ड का दरवाजा खुला और विधांत अंदर आए। अग्नि बिना विधांत की तरफ देखे अधीरा की तरफ देखते हुए बोला, सब मेरे कारण हुआ है, ना मैं दोबारा उसे अपनी जिंदगी में लाता और ना आज मेरी अधीरा के साथ ये होता।
अग्नि की बात सुन विधांत उसके पास आकर बोले, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, जो होना था वो हो गया, तुम खुद को कसूरवार ठहराना बंद करो, अधीरा ठीक है। विधांत की बात सुन अग्नि सिर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, कहाँ ठीक है? मुझे नजर नहीं आ रही है डैड, मुझे मेरी बहन ठीक नजर नहीं आ रही है। अधीरा को हमारे सपोर्ट की जरूरत है, अगर वो घर में रहेगी तो इन सब चीजों को जल्दी भूल जाएगी, विधांत ने अपनी बात रखी। जिसे सुनकर अग्नि कुछ कहता उससे पहले उसका फोन बजने लगा। उसने देखा उसे नकुल कॉल कर रहा था, जिसे देखते हुए अग्नि कॉल अटेंड कर कान से लगाते हुए बोला, इस वक्त कॉल करने की वजह क्या है? सॉलिड नहीं हुई तो जान से जाओगे। नकुल अग्नि की धमकी भरी आवाज को सुन जल्दी से घबराते हुए बोला, बॉस रक्षित कपूर ने हमीदा हॉस्पिटल का टेंडर जीत लिया। नकुल की बात सुन अग्नि का चेहरा सख्त हो गया और वो बिना उससे कुछ बोले फोन कट कर विधांत से बोला, मुझे कुछ पल अकेला रहना है डैड। इतना कहकर अग्नि वहां से उठकर वार्ड से निकल टेरेस रूफ की तरफ चला गया। अग्नि चलते हुए खुद से कह रहा था, समुद्र में राज करना है तो छोटी मछलियों को चारा डालना पड़ता है और तुम्हें मुझे बीट करने में मजा आता है ना, तो देखना तुम्हारे एक छोटे से टेंडर को छीनने के कारण मैं तुमसे क्या छीनता हूँ रक्षित कपूर, जस्ट वेट एंड सी। ये कहते हुए अग्नि लिफ्ट में आकर चढ़ गया और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगा, वहां पर तकरीबन 21 साल के खूबसूरत सी लड़की आ गई और उसने लिफ्ट को बंद होने से रोक दिया। अग्नि ने अचानक दरवाजा रुकने पर नजरें उठाकर सामने देखा तो एक लड़की अपने होंठ को कुतरते हुए एम्बारासमेंट में भर गई थी। ये देख अग्नि ने सख्त लहजे में कहा, टाइम वेस्ट करना हो गया हो तो अंदर आओगी। अग्नि की रूड आवाज को सुनकर वो लड़की फिर भी अंदर नहीं आई, जिसे देख अग्नि इरिटेट होते हुए बोला, व्हाट द हेल, व्हाई आंट यू कमिंग इन? अग्नि की बात सुन वो लड़की अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, आप जाइए सर। ये कहते हुए वो काफी अनकंफर्टेबल लग रही थी और बार बार अपने टॉप को नीचे खींच रही थी, जिसे देखते हुए अग्नि ने अपना जैकेट निकाल और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ढक लो। अग्नि की बात सुन वो लड़की उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी, जिसे देख अग्नि बोला, मैं ऐसी सिचुएशन में और निपट चुका हूं, इसलिए हेल्प ले लो वरना इसी तरह ऑकवर्ड होते हुए निकलोगी। जिसे सुनकर वो लड़की अपना हाथ आगे बढ़ा अग्नि के जैकेट को लेते हुए बोली, थैंक यू सो मच। इतना कहकर उसने उसे जैकेट को अपने कमर पर बांध दिया तो अग्नि बिना उस पर ध्यान दिए चुपचाप खड़ा रहा, जिसे देखते हुए वो लड़की उसके साथ आकर खड़ी हो गई। अग्नि में टेरेस का बटन प्रेस किया, जिसे देखते हुए उसे लड़की ने ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। वहां पर घनघोर शांति फैली हुई थी, जिसे तोड़ते हुए वो लड़की बोली, अस्पताल में आपका कोई रिलेटिव एडमिट है? उसकी बात सुन अग्नि ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देखकर वो थोड़ी ऑकवर्ड हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और एक बार फिर बोली, यहाँ पर मेरा भाई एडमिट है। क्या है ना, वो जरा सा पेटू है, कुछ भी खाता रहता है, इसलिए उसे दस्त हो गए थे। मैं अभी उसके लिए खाना लेने ही जा रही थी। और क्या तुम थोड़ा शोर करना कम कर सकती हो? मैं अपने डैड से कहकर निकला कि मुझे अकेले रहना है, मुझे तुम्हारी कंपनी की जरूरत नहीं है, सो कीप साइलेंस, अग्नि ने रूड आवाज में कहा। जिसे सुनकर वह लड़की बिल्कुल चुप हो गई और जब उनकी लिफ्ट टेरेस पर पहुंची तो अग्नि उतरने लगा, जिसे देखकर वो लड़की जल्दी से बोली, मैं आपका जैकेट रख लो, मुझे नहीं चाहिए, अग्नि ने बिना उसकी तरफ देखे जाते हुए कहा। जब लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और वो लड़की बस अग्नि को पीछे से जाता हुआ देखती रह गई। अग्नि टेरेस पर आकर अपने पैंट के पॉकेट से सिगरेट निकाल हॉट में लगा लिया और अभी जो कुछ भी लिफ्ट में हुआ वो उसी तरह के अपने बीते लम्हे को याद करने लगा। 3 साल पहले अग्नि के कंधे पर बैग लटका हुआ था और वो एक यंग बॉय की तरह ब्लैक टी शर्ट के ऊपर व्हाइट जैकेट और नीचे ब्लैक पेंट के साथ फ्लैट व्हाइट शूज पहने एम्यूजमेंट पार्क के डोर पर खड़ा हुआ था और उसके बगल में उसे एम्यूजमेंट पार्क को चमकती आंखों से देखती हुई उन्नति खड़ी थी। वहां के शोर को देखते हुए अग्नि बड़ी रूड आवाज में बोला, हम इस चिल्लर मार्केट में क्या करने आए हैं? अग्नि के सवाल पर उन्नति जॉइंट रोलर कोस्टर की तरफ इशारा करते हुए बोली, हम उसमें चढ़ाने आए हैं। जिसे एक नज़र देखने के बाद अग्नि तुरंत मना करते हुए बोला, मैं नहीं आऊंगा। क्यों, तुम डर गए क्या? उन्नति ने आंखें चढ़ाते हुए पूछा। जिसके जवाब में अग्नि अपना सिर हिलाते हुए बोला, एडमिट करने में मुझे शर्म नहीं आती, मैं उसमें चढ़ाने से नहीं डर रहा, बट मुझे वॉमिट हो जाएगी। उन्नति अग्नि की बात सुनकर आंखों रोल करते हुए बोली, ऐसे तो बहुत माचो और कूल बनते हो, यहाँ तुम्हारी फट गई। अग्नि उन्नति की बात सुन उसे घूरते हुए जाकर और कोस्टर का 2 टिकट खरीद कर ले आया और उन्नति के हाथ को पकड़कर बोला, डरता नहीं हूं, अगर मुझे उल्टी हुई तो तुम्हारे ऊपर करूंगा, डील फाइनल। इतना कहकर अग्नि उन्नति को लेकर जाकर रोलर कोस्टर पर चढ़ गया। उन्नति कसकर हैंडल को पकड़े अग्नि से बोली, सुनो, मैंने आज से पहले रोलर कोस्टर राइड कभी नहीं किया, चढ़ने के लिए तो एक्साइटेड हो गई थी लेकिन अब डर लग रहा है। उन्नति की बात सुनकर अग्नि उसके हाथ के ऊपर हाथ रख अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, पहली बार से कम ही दर्द होगा, लेकिन इसमें तुम्हें डर ज्यादा लगेगा। वहां पर मैं रहूंगा तुम्हें पैम्पर करने के लिए, तो वहां पर दर्द कंट्रोल कर लेना और डर में कंट्रोल कर लूंगा। अग्नि की घुमावदार बात को सुन उन्नति कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या मतलब?
नथिंग स्पेशल, यू आर जस्ट वेरी इनोसेंट, अग्नि ने एक स्मर्क के साथ कहा। जिसे सुनकर उन्नति कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखने लगी, जब एकदम से रोलर कोस्टर राइड स्टार्ट हुई और उन्नति डर से चीखने लगी। अग्नि बिना किसी भाव के उन्नति की तरफ देख रहा था, जब वो एकदम से उसके गले के पीछे हाथ डाल उसके चेहरे को नजदीक लाकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिया, जिससे उन्नति की चीखें उसके गले तक रह गई। उन्नति बड़ी बड़ी आंखों से अग्नि को देख रही थी, जब अग्नि उसकी होठों से दूर होकर बोला, तुम्हारे होंठ बहुत नर्म हैं, क्या ये तुम्हारी पहली किस है? तारांकन, क्या होने वाला है आगे इस कहानी में? अग्नि और उन्नति की इतनी अच्छी केमिस्ट्री को आखिर किसकी ग्रहण लगी, या फिर उन्नति यह सब कर रही थी किसी नाटक के कारण? और क्या है इनका अतीत? ऋषभ और अधीर का ब्रेकअप क्यों हुआ, और क्या वह दोनों साथ आ पाएंगे? रक्षित कपूर कौन है यह मिस्टीरियस आदमी जिसने कर रखा है अग्नि के नाक में दम? जाने के लिए बने रहिए मेरे साथ, कमेंट करके बताना मत भूलना आज का चैप्टर कैसा लगा। आइए जानते हैं आगे की कहानी। अर्जुन कॉल कट कर नीचे रिसेप्शन के पास जाता ही नीचे जाते ही वो देखता है एक लड़की जिसने ब्लू जीन्स, वाइट क्रॉप टॉप और उस पे डेनिम की जैकेट पहनी थी और अपने बालों की पोनीटेल बना रखी थी। अर्जुन के तरफ उसकी पीठ थी, तो अर्जुन उसको देख पुकारता है, रैबिट। अर्जुन की आवाज़ सुन नव्या पीछे पलट कर देखती है तो अर्जुन वहाँ खड़ा था। नव्या अर्जुन को देख दौड़कर उसके गले लग जाती है। अर्जुन भी उसको कस के अपनी बाहों में भर लेता है। वही अर्जुन के ऑफिस के स्टाफ जब अपने बॉस को किसी लड़की के ऐसे गले लगे देखते हैं तो वो शॉक रह जाते हैं। वही उनसे ज़्यादा शौक दो लोग थे, एक थी रश्मि और दूसरा रोनित, जो अपने बॉस को किसी लड़की के इतने करीब देख रहा था। वो अपने बॉस के पीछे आया था ये देखने की उसके बॉस को इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के कौन सा इंपॉर्टेंट काम आ गया था, पर अपने बॉस को किसी लड़की को गले लगाते देख उसको तो सदमा लग गया। यही हाल रश्मि का था, उसे लगा था कि नव्या ऐसे ही बोल रही थी कि वो अर्जुन को जानती है। अब रश्मि को डर था कि कहीं उसकी नौकरी खतरे में ना पड़ जाए। रश्ड फेस, अर्जुन नव्या को ऐसे ही गले लगाए बोलता है, ही मिस यू रैबिट किसिंग। नव्या, आई ऑल्सो मिस यू लॉन किसिंग। थोड़ी देर में वो एक दूसरे से अलग होते हैं, फिर आसपास देखते हैं, सब उन्हें ही देख रहे थे। नव्या थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, पर अर्जुन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नव्या का हाथ पकड़ता है और उसे लेके अपने कैबिन के तरफ बढ़ जाता है। रोनित उसके पीछे जाता है। अर्जुन के पर्सनल लिफ्ट से वो तीनों अर्जुन के कैबिन पे जाते हैं। वहीं नीचे अभी भी सब शॉक में खड़े थे। अभी जो हुआ वो उन्हें सपना लग रहा था। अर्जुन के कैबिन में अर्जुन नव्या को लेके कैबिन के अंदर जाता है और सोफे पे बैठा देता है। अर्जुन, रैबिट किसी है, तुम यहाँ कैसे? कुछ खाया? और तू वापस कब आई? बोलो, बोल क्यों नहीं रही हो? नव्या अर्जुन के सवाल से झल्ला के, अरे आप मुझे कुछ बोलने दोगे तब बोलूंगी ना। ब्लू, इट सब बताती हूँ, पहले कुछ खिला दीजिए, पेट में चूहे कबड्डी खो खो सब खेल रहे हैं। अगर जल्दी मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं चक्कर आए गिर जाऊंगी, डिजी डिजी। इतना बोल वो अपना सिर पकड़ करके सोफे पे गिरने का नाटक करती है। अर्जुन उसका नाटक देख मुस्कुरा देता है, फिर रोनित को बुलाता है। रोनित अंदर आता है तो एक बार फिर शॉक हो जाता है। वो देखता है कि दोनों सोफे पे बैठे हैं और नव्या ने अपना सिर अर्जुन के कंधे पे रखा है और अर्जुन अपने मोबाइल पे कुछ कर रहा है। रोनित, बॉस। अर्जुन उसको एक नज़र देखकर बोलता है, फिर नव्या से बोलता है, क्या खाओगी रैबिट? नव्या, मुझे कुछ भी चलेगा, मैं खाने में नाटक नहीं करती, आपको तो पता है। ग्रिन, अर्जुन रोनित को देखकर, लंच ऑर्डर कर दो, याद रहे लंच में मशरूम नहीं होने चाहिए और ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होना चाहिए। रोनित, और बॉस। रोनित थोड़ा डर कर, बॉस वो मीटिंग का क्या करे? अर्जुन बिना उसको देखे, आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। रोनित थोड़ा हैरान होकर, और बॉस? इतना बोल रोनित कैबिन से बाहर आता है और मन में सोचता है, जरूर ये लड़की बॉस की कोई स्पेशल है, तभी आज पहली बार बॉस ने अपना कोई काम कैंसिल किया है। कहीं ये बॉस की गर्लफ्रेंड तो नहीं? यही सब सोचते हुए वो चला जाता है। कैबिन में अर्जुन नव्या के बालों में हाथ फेरता है और बोलता है, अब बताओगी यहाँ कैसे आई और किसके साथ, क्योंकि अंकल तो यहाँ नहीं है। नव्या अपने दांत दिखाते हुए, वो लॉयन में ना अकेली आई हूँ। ग्रिन, इतना सुन अर्जुन गुस्से और हैरानी से, व्हाट आर यू मैड? तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? नव्या, वो मैं ना सबको सरप्राइज देना चाहती थी, पर मैं खुद सरप्राइज हो गई। मैंने सोचा था कि मैं पापा और दादी को आके सरप्राइज दूंगी, पर वो दोनों यहाँ नहीं है। इतना बोल वो अपना मुंह लटका लेती है। उसको ऐसे देख अर्जुन बहुत प्यार से उसको दोनों गालों को पकड़कर बोलता है, तो मुझे कॉल कर देती, मैं आज था तुम्हें लेने। नव्या, अगर आपको बता देती तो आप सरप्राइज कैसे होते? मैंने सोचा पापा नहीं तो आप सही किसी को तो सरप्राइज कर दूँ। ओपन माउथ स्माइल, ये सब बोलते वक्त उसके चेहरे पे अलग ही खुशी थी। थोड़ी देर बाद रोनित लंच लेके आता है और स्टाफ को बोल सर्व कर देता है। नव्या खाना देख खुश हो जाती है और खाने पे टूट पड़ती है। जैसे नव्या खाने को टच करने वाली होती है, कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। नव्या अपना सिर ऊपर कर देखती है तो वो अर्जुन था। नव्या सवालिया निगाहों से उसे देखती है तो अर्जुन बोलता है, अपने हाथ वॉश करो फिर खाना खाना। नव्या मुंह बनते हुए उठती है और वॉशरूम में जाके अपने हाथ और फेस वॉश करती है। फिर दोनों बैठकर खाना खाते हैं।
खाना खाने के बाद अर्जुन नव्या से बोलता है, मैंने अंकल से बात कर ली है, तुम मेरे घर पे रहोगी तो अब घर चलते हैं। इतना बोल वो अपन मोबाइल उठाकर मैं माँ को कॉल कर बता देता हूँ। इतना बोल दोनों कैबिन से बाहर आते अर्जुन ने एक हाथ से नव्या का बैग और दूसरे हाथ से नव्या का हाथ पकड़ रखा था, वहीं नव्या ने अपने एक हाथ से अर्जुन का हाथ पकड़ा था और दूसरे में अपना हैंड बैग पकड़ रखा था। उन्हें ऐसे देख स्टॉफ फिर हैरानी से अपने बॉस को देखने लगते हैं। वही लड़कियां नव्या से जल रही थी कि जो बॉस किसी लड़की को अपने पास नहीं आने देता था, आज वो एक लड़की का हाथ पकड़ चल रहा था। वही लड़के नव्या की खूबसूरती में खो गए थे। अर्जुन जब देखता है कि लड़के नव्या को देख रहे हैं तो वो उन लड़कों को गुस्से से घूरता है। उसकी नज़र देख लड़के डर जाते हैं और अपनी नज़र झुका लेते हैं। अर्जुन नव्या को लेके ऑफिस के नीचे तक पहुंचता है। नव्या वहां के रिसेप्शन पर बैठी रश्मि को देखती है और एक एटीट्यूड वाली स्माइल देती है और रश्मि बस नव्या को जाते हुए देखती है। ऑफिस के बाहर आते ही अर्जुन अपने गाड़ी मंगवाता है। नव्या और अर्जुन उसमें बैठकर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद अर्जुन की गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने रुकती है। अर्जुन और नव्या दोनों गाड़ी से उतरते हैं और अंदर जाते हैं। दरवाजे पे लगभग 45 की महिला उनका इंतजार कर रही थी। नव्या उनको देख भागकर उनके गले लगती है, वो भी प्यार से उसको गले लगा लेती है। ये अर्जुन की माँ शिवानी मल्होत्रा है। अर्जुन की माँ नव्या को लेके अंदर जाती है, वो अर्जुन को देखती भी नहीं। अर्जुन उन दोनों को जाते हुए देखकर अपना सिर झटक कर अंदर चला जाता है। बंगले के अंदर हॉल में शिवानी जी नव्या को सोफे पे बैठाकर उसे बातें करने लगती है। नव्या भी उनसे बात करने बिजी थी। वही अर्जुन को दोनों ने इग्नोर कर दिया था। अर्जुन खुद को इग्नोर हुआ देख चिढ़कर बोलता है, माँ मैं भी यही हूँ। शिवानी जी उसको देखकर, हाँ पता है तू यही है। अर्जुन फिर से चिढ़कर, तो आप मुझे इग्नोर क्यों कर रही है? शिवानी जी मैंने तुझे कहा इग्नोर किया। अर्जुन चिढ़कर, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। इतना बोल वो वहाँ से उठकर अपने कमरे के तरफ चले जाता है। उसके जाते ही शिवानी जी और नव्या एक दूसरे को हाई फाई देती है और हंसने लगती है। ग्रिन ग्रिन। थोड़े देर बात करने के बाद शिवानी जी नव्या को उसका कमरा दिखाकर उसे आराम करने बोल चली जाती है। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए हम तुम आदमी और औरत। आइए जानते हैं आगे की कहानी। आरव अपने कपड़े चेंज कर नीचे आता है तो देखता है उसके मम्मी पापा वही सोफे बैठे थे। वो आके उनके साथ बैठ जाता है। आरव, मोम रैबिट कहाँ है? आई नहीं क्या चेंज करके? शिवानी जी आ जाएगी। आरव, और ये भाई कहाँ है? शिवानी जी, वो और कहाँ होगा? अपने स्टडी रूम में। आरव, और मोम में रैबिट को देख कर आता हूँ। शिवानी जी, अरे आ जाएगी। आरव, मोम आपको नहीं पता क्या मुंह फुलाए बैठी होगी ताकि मैं उसको मनाऊं। इतना बोल आरव नव्या के कमरे के तरफ चला जाता है। वो बिना नॉक किए कमरे में चला जाता है और बोलता है, रे। अंदर जाके जो सीन वो देखता उसे देख उसकी बाकी के शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। वो मुंह खोले आंखें बड़ी कर सामने देखता है। अस्टोनिश्ड फेस। सामने का सीन कुछ इस तरह था। अर्जुन की बाहों में नव्या थी, दोनों बहुत नजदीक थे। वही आरव को वहां देख नव्या भी अर्जुन से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। अगर अर्जुन को तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने अभी भी नव्या को वैसे ही पकड़ रखा था। अर्जुन आरव को घूरता है और बोलता है, मानेरस नहीं है क्या? किसी के कमरे में जाने से पहले नॉक करना चाहिए। अर्जुन की बात सुन नव्या अर्जुन को घूरते हुए मन में मानेरस की बात कौन कर रहा है, जो खुद मेरे कमरे विथआउट परमिशन आया है? अर्जुन की आवाज़ सुन आरव होश में आता है और बोलता है, सॉरी शायद मैं गलत दुनिया में आ गया हूँ। उसकी ऐसी बात सुन अर्जुन और नव्या दोनों उसे घूर के देखते हैं जैसे किसी बेवकूफ़ को देख रहे हो। नव्या अपनी पूरी ताकत लगाकर अर्जुन से छूटने की कोशिश करती है। उसे इतनी कोशिश करता देख अर्जुन भी उसे छोड़ देता है। नव्या जल्दी से आरव के पास आती है और बोलती है, मन की तुम यहाँ क्या हुआ? आरव अभी भी शॉक में था। वो बोलता है, पता नहीं रैबिट, पर मुझे अभी भी कुछ अजीब चीज़ें दिखी, लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। उसकी बात सुन नव्या और अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया कि वो उसकी इस बात पर हंसे या रोए। अर्जुन बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। वही उसके जाने के बाद नव्या एक चैन की सांस लेती है। फिर वो भी आरव को लेके सबके पास आ जाती है। हॉल में शिवानी जी उन सबको आता देख बोलती है, चलो डिनर तैयार है। सब खाना खाने बैठ जाते हैं। वही आरव अभी यही सोच रहा था कि जो उसने देखा वो सपना था या सच, इसलिए वो खाना खाते वक्त कभी नव्या को देखता तो कभी अर्जुन को। वही उसके ऐसे देख अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बस अपना खाना खा रहा था। पर नव्या थोड़ा परेशान होकर उसे बोलती है, मन की क्या तुम चुपचाप खाना नहीं खा सकते? नव्या की बात सुन शिवानी जी उसे पूछती है, क्या हुआ बेटा, क्या आरव ने तुम्हें परेशान किया है? नव्या झूठी मुस्कुराकर, नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं है। शिवानी जी आरव के तरफ देखकर, आरव आज तू इतना शांत क्यों है? उनकी बात सुन आरव अपने ख्यालों से बाहर आता है और बोलता है, मोम आज मैंने ऐसा कुछ देखा जो मुझे समझ नहीं आया कि वो सच है या सपना। उसकी बात सुन नव्या थोड़ा घबराकर उसको देखती है। वही अर्जुन अभी अपना खाना एंजॉय कर रहा था।
शिवानी जी आरव से, क्यों बेटा, ऐसा क्या देख लिया तूने? आरव शिवानी जी को देखकर, मोम मैंने देखा कि ये हमारे कड़ूस अर्जुन मल्होत्रा, इन्होंने रैबिट को किस किया। ये सच कैसे हो सकता है ना मोम, जो लड़कियों से हमेशा दूर भागता है, जो किसी लड़की को अपने पास तक नहीं आने देता है, जिनकी अभी तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? जरूर मैंने कोई सपना देखा होगा, पर मोम सवाल ये है कि मैं सोया ही नहीं तो सपना कैसे देख लिया। उसकी बात सुन शिवानी जी और अजय जी शौक रह गए। हस्ट फेस। वही आरव की बात सुन नव्या जोर जोर से खांसने लगी। शिवानी जी ने उसे पानी पिलाया, फिर उसे और अर्जुन दोनों को घूर कर देखा। जिसे नव्या ने अपना सिर नीचे कर लिया, वही हमारे अर्जुन को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो अभी भी अपना खाना एंजॉय कर रहा था। शिवानी जी ने उसे घूर के देख तो अर्जुन ने उन्हें देखा और बोला, मोम आज पनीर बहुत टेस्टी बना है, थोड़ा और दीजिए। उसकी बात सुन शिवानी जी मुंह खोले उसे देख रही थी। वही अर्जुन की बात सुन नव्या को ऐसा लग रहा था कि अर्जुन का सिर फोड़ दे। अजय जी थोड़ा सख्त होकर, क्या ये सच है अर्जुन? अर्जुन उनको देख बड़े शांति से बोलता है, एस डेड, बट मैंने सिर्फ रैबिट के गाल पे किस किया था, लिप्स पे नहीं। अर्जुन की बात सुन शिवानी जी, अजय जी और आरव सदमे में चले गए। वही नव्या को ऐसा लग रहा था कि ये धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। अर्जुन खाने के टेबल से उठते हुए, मेरा हो गया, मुझे थोड़ा काम है, मैं स्टडी में जा रहा हूँ। उसकी बात सुन तीनों सदमे से बाहर आए। शिवानी जी कुछ बोलना चाहती थी, पर तब तक अर्जुन उठकर जा चुका था। अर्जुन फिर थोड़ा आगे जाके रुके, आरव को देखकर, मन की कल से तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करना है। इतना बोल वो वहां से चला गया। वही आरव का मुंह बन गया, वह अपने में बड़बड़ाया, अब मैंने क्या गलती कर दी? नव्या टेबल सी उठते हुए, मेरा भी हो गया, मैं जा रही हूँ सोने, गुड नाइट। इतना बोल वो तेजी सी अपने कमरे में भाग गई और दरवाजा बंद कर लंबी सांसें लेने लगी। वही टेबल पर बैठे शिवानी जी और अजय जी एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए। फिर सब उठकर सोने चले गए। आरव थोड़ी देर बाद अर्जुन सी मिलने स्टडी में गया। उसने पहले नॉक किया। अर्जुन ने उसे अंदर आने को बोला तो वो तुरंत अंदर गया और अर्जुन के सामने खड़ा होकर बोला, अब मैंने क्या कर दिया जो आप मुझे ऑफिस ज्वाइन करने बोल रहे हो? अभी तो मेरा कॉलेज भी पूरा नहीं हुआ है। अगर डिनर पे हुई बात है तो मैं आपको बता दूं, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था को वो मेरा सपना नहीं सच था। आरव बोले जा रहा था। अर्जुन अपनी फाइल बंद कर उठता है। आरव के पास जाता है और बोलता है, ये तुम्हारी पनिशमेंट इसलिए है, नहीं है क्योंकि तुमने डिनर पे वो बात बोली, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुमने रैबिट को गोद में उठाया और उसे हक किया, इसलिए। आरव उसकी बात सुन चिढ़ते हुए, भाई आप शायद भूल रहे हैं कि रैबिट मेरी भी फ्रेंड है। अर्जुन उस घूरते हुए, फ्रेंड है ना तो फ्रेंड की तरह रहो। आरव अर्जुन को देखता है और बोलता है, फ्रेंडशिप में ये सब चलता है भाई। अर्जुन उसे गुस्से में देखकर, नहीं ऐसा रैबिट के साथ नहीं हो सकता, ये सब उसके साथ सिर्फ मैं कर सकता हूँ और कोई नहीं, तुम ही नहीं समझे। आरव को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मन में सोचता है कि उसका भाई उसे भी जल्स होता है। आरव एक गहरी सांस लेके, भाई मैं समझ गया, मैं अगली बार ऐसी गलती नहीं करूंगा। इतना बोल उसने अपना चेहरा किसी मासूम बच्चे की तरफ बना लिया। अर्जुन उसे देखकर पक्काना। आरव, हाँ भाई मैं अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा, प्रोमिस। अर्जुन उसे देखकर, ठीक है, अभी मत आना ऑफिस। आरव वहां रखे सोफे पे बैठते हुए, भाई आप मुझ मासूम को कब तक ऑफिस नाम के शैतान से डरते रहोगे? अर्जुन अपना काम करते हुए, जब तक तू ऑफिस ज्वाइन नहीं कर लेता तब तक। आरव थोड़ा हैरानी से, मतलब अगर मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूँ तो आप मुझे ऑफिस के नाम से नहीं डराएंगे, राइट? अर्जुन वैसे ही अपना करते हुए, नहीं उसके बाद दूसरे तरीके से डराऊंगा। आरव अपना मुंह खोले उसे देखता है और बोलता है, मतलब आप मुझ मासूम बच्चे को डरना बंद नहीं करोगे? उसकी बात सुन अर्जुन कुछ नहीं बोलता, बस अपनी फाइल बंद कर बाहर जाता है और आरव को बिना देखे गुड नाइट बोलता है। आरव बस उसे जाते हुए देखता है, फिर वो भी चला जाता है। आगे की कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए हम तुम आदमी और औरत। आइए जानते हैं आगे की कहानी। आरव और अर्जुन दोनों सोने चले जाते हैं। आधी रात को कोई अर्जुन के कमरे में आता है। अर्जुन बहुत कच्ची नींद सोता है और अर्जुन के एकदम करीब जाकर उसके चेहरे को छूने अपने हाथ बढ़ता है, तभी अर्जुन उसका हाथ पकड़ उसे धक्का दे देता है। अर्जुन के धक्का देने के बाद करहाने की आवाज़ आती है। अर्जुन जल्दी उठकर अपने कमरे की लाइट ऑन करता है। जैसे ही वो लाइट ऑन करता है, सामने के इंसान को देख उसकी आंखें छोटी हो जाती। अर्जुन के सामने वाला इंसान आरव था। अर्जुन उसे घूरता है और पूछता है, तुम इतने रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? आरव कहराते हुए अर्जुन को देखकर, क्या भाई आपका मासूम भाई यहाँ गिरा हुआ है और आप उसे उठाने के बजाय सवाल कर रहे हो? अर्जुन उसे पहले घूरता है, फिर उसकी उठाने में मदद कर वहाँ के सोफे पे बैठा देता है। अर्जुन, अब बता तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? आरव कुछ सोच के, भाई वो मैंने सोचा कि कहीं आपको प्यास लगी हो तो मैं पूछ लूँ, कहीं आपको पानी तो नहीं चाहिए? अर्जुन उसे शक भरी नज़रों से देखकर, मेरे पास पानी है
और अगर मुझे प्यास लगी तो मैं खुद पानी ले सकता हूँ। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं। आरव अरे भाई क्यों जरूरत नहीं है, आखिर आप मेरे प्यारे भाई हो, तो मैं आपकी फिक्र नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा। अर्जुन उसे ऐसे देखता है जैसे किसी बेवकूफ़ को देख रहा हो। अर्जुन बात क्या है मन की, तुम आधी रात को मेरी फिक्र क्यों कर रहे हो। आरव अपना सिर खुजाते हुए, भाई मैंने कहा ना कि मुझे आपकी फिक्र हो रही थी कि कहीं आपको कोई बुरा सपना तो नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको देखने आ गया। अर्जुन हल्के गुस्से में, बकवास बंद करो अपनी, तुम्हें मेरी फिक्र करने के लिए आधी रात का वक्त मिला, और अभी तुम कह रहे थे कि तुम मुझे पानी पूछने आए थे, अभी बोल रहे हो कि फिक्र करने आए हो। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में, साफ साफ बताओ वरना। आरव डर के बताता हूँ भाई, वो मैं देखने आया था कि। इतना बोल वो रुक जाता है और अर्जुन को देखने लगता है। अर्जुन उसके रुकने पर अपनी आंखें बड़ी करके उसे डरता है। तो आरव फटाक से बोलता है, वो मैं ये देखने आया था कि आप अपने कमरे में हो या नहीं। अर्जुन उसे सवालिया नज़रों से देख पूछता है, तुम आधी रात को ये देखने आए हो कि मैं अपने कमरे में हूँ या नहीं। आरव अपना सिर हाँ में हिला देता है। अर्जुन तुम्हें क्या लगता है मैं आधी रात को अपने कमरे में नहीं तो किसके कमरे में होऊंगा। आरव अपने दांत दिखते हुए, ग्रिन भाई वो मुझे लगा शाम की तरह आप अभी भी रैबिट के पास होंगे। अर्जुन हैरानी से उसे देखता है और बोलता है, तुम्हें लगता है मैं आधी रात को रैबिट के कमरे में जाऊंगा, पर क्यों। आरव आपने कहा था ना कि आपने रैबिट को सिर्फ गाल पे किस किया था, तो मुझे लगा कि अपनी किस आगे बढ़ाने आप रैबिट के कमरे में जाओगे, तो मैं देखने आ गया कि आप गए हो या नहीं। इतना बोल उसने फिर से अपने दांत दिखा दिए। ग्रिन अर्जुन आरव के सिर पे एक चपत लगाकर कहाँ से लाता है इतना दिमाग तू। आरव अपन सिर पकड़ के, भाई आप मेरे बाल मत बिगाड़ो, फिर से बनाने पड़ेंगे, पता है कितनी मेहनत लगती है। अर्जुन उसे के बाल पूरे बगाड़ते हुए, इतनी रात को तुझे बाल बना के कहाँ जाना है। आरव सोचकर, अरे हाँ अभी तो मुझे कहीं नहीं जाना है। कोल्ड स्वेट स्माइल। अर्जुन बेड पे लेटते हुए, आजा तू भी आज यही सो जा। आरव खुश होकर बेड पे कूद जाता है। भाई आप कितने अच्छे हो, आप कितने प्यारे हो, मैं सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करता हूँ। बस मोम डैड और रैबिट से थोड़ा कम। इतना बोल वो अर्जुन के गले लग सो जाता है। अर्जुन उसकी हरकत पे मुस्कुरा देता है और वो भी सो जाता है। रात को अर्जुन सोता है तभी उसे अपने शरीर पे कुछ भारी महसूस होता है। अर्जुन अपनी आंखें खोल देखता है तो वो भारी चीज़ आरव का पैर होता है। अर्जुन उसका पैर अपने ऊपर से हटाता है और फिर सोता है। थोड़ी देर बाद उसे फिर से अपने पेट पर भार महसूस होता है। अर्जुन फिर देखता है कि आरव अपने पैर अर्जुन के पेट पे रख सोया है। अर्जुन फिर उसका पैर हटाता है और उसे थोड़ी दूरी बनाकर सोता है। थोड़ी देर सोने के बाद फिर आरव वैसे ही हरकत करता है। अर्जुन अपने बेड से उठकर सोफे पे जाता है और बड़बड़ता है, मैं कैसे भूल गया कि इसको नींद में डांस करने की बीमारी है, लगता है आज रात सोफे पे ही सोना पड़ेगा। इतना बोल वो सोफे पे लेट जाता है और आरव को देखता ही जो पूरे बेड पे हाथ पैर चला रहा है। अर्जुन उसको देख हंसता है, फिर सो जाता है। अगली सुबह अर्जुन की आंख खुलती है तो वो खुद को सोफे पर पाता है। फिर वो अपने बेड पे देखता है जहां बेड से सारे पिलो और ब्लैंकेट नीचे गिरे हैं और आरव आराम से सो रहा है। अर्जुन उसको देख अपना सिर झटक देता है। अर्जुन अपनी घड़ी देखता है जिसमें 9 बजे थे। टाइम देख अर्जुन जल्दी वॉशरूम में चला जाता है। नीचे शिवानी जी नौकरों को नाश्ता क्या क्या बनाना है बता रही थी, तभी वहां नव्या आती है। नव्या शिवानी जी को गले लगाकर, गुड मॉर्निंग आंटी। शिवानी जी प्यार से उसके गाल छूकर, गुड मॉर्निंग बेटा, पर तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई। फिर नव्या को देख कर, और इतना तैयार क्यों हो। नव्या ने ब्लैक लॉन्ग स्कर्ट विथ येलो टॉप पहना था और अपने बालों की हाई पोनीटेल बना रखी थी। मेकअप के नाम पर बस आंखों में काजल और लिप्स पे हल्की पिंक लिपस्टिक। आज वो बहुत प्यारी लग रही थी। नव्या उनको देखकर, मैं तो रोज इसी टाइम उठती हूँ आंटी। तभी अजय जी भी आ जाते हैं। उन्हें देख नव्या उनको हक कर, गुड मॉर्निंग अंकल। अजय जी मुस्कुरा, गुड मॉर्निंग बेटा, आज लगता है हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा, स्माइलिंग फेस। नव्या कुछ बोलने वाली थी कि तभी उसकी नज़र सीढ़ियों से नीचे आ रहे अर्जुन पे जाती है, तो वो एकटक बस उसे देखती रहती है। अर्जुन ने नेवी ब्लू कलर का सूट पहना था, एक हाथ में ब्रांडेड वॉच, जेल से सेट हुए बाल, चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं, फिर भी दिखने में इतना हैंडसम। नव्या को खुद को घूरता पाकर अर्जुन के चेहरे पे एक हल्की मुस्कान आ जाती है। वही जब नव्या उसको मुस्कुराता देख उसकी मुस्कान में खो जाती है। आगे की कहानी के लिए पढ़ते रहिए हम तुम आदमी और औरत।